Yes, sir. Okay, now today's speaker has joined. Yes, sir, you are audible. आवाज आ रही है सर हाँ आपकी? Uh, let's start today's session. जी जी I welcome you over in this PhD coursework 2024, and on the behalf of University of Kota and Research Section, I invite you in this session. Uh, Let me introduce you to the students and aspiring researchers. Dr. Bhavani Singh Yadav is Associate Professor in Department of Pure and Applied Chemistry, University of Kota, Kota. Yeah, he has worked in Vanasthali Vidyapeeth before this, and before that, he has a very good corporate experience also working as a research scientist. He has published in reputed national and international journals and also participated in various national and international conferences with paper presentations. Sir is guiding PhD from last various years uh, and has a vast experience in research. Now I request Dr. Bhavani Singh sir to please take the session, and session is hand over to you, sir. ओके थैंक यू आशीष जी। Welcome, sir. मेरे एक्चुअली खांसी हो रही है, मैं कोशिश करूंगा प्रेजेंट करने का सभी को, और किसी को भी कोई डाउट हो तो फिर सेशन के लास्ट में हम डिस्कस कर सकते हैं। सही है तो सर। आज का जो मुझे टॉपिक असाइन किया हुआ है वो सिनॉप्सिस राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग का है। तो मैं ना स्लाइड शेयर हो रही है या नहीं। हो गई सर। हाँ स्लाइड शेयर हो रही है। स्लाइड विजिबल हो गए सर। यस सर। ठीक है, तो मुझे दो टॉपिक दिए हैं, सिनॉप्सिस राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। तो इन दो टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले हम ये थोड़ा सा ओवरव्यू देखना चाहेंगे कि एकेडमिक रिसर्च क्या है, किस तरह से इसको किया जाता है, और कौन कौन से पार्ट हैं जो अपने इस लेक्चर में कवर हो रहे हैं। मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। यस सर। यस सर। यस सर दिख रहा है। तो हाँ, तो ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर आपको दिख रहा होगा। तो पॉइंट नंबर 1 पर हम आए, तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम कोई रिसर्च प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें किस पर रिसर्च करना है। उस पॉइंट को, उस टॉपिक को, उस एरिया को हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उस पर जो ऑलरेडी काम हो चुका है उसका हम सर्वे करते हैं लिटरेचर के रूप में, कि किस तरह का काम हो चुका है, कितना काम हो चुका है, और उसके ऊपर रिव्यू राइटिंग करते हैं। एक रिव्यू हम लिखते हैं, और जब हम रिव्यू लिख रहे होते हैं तब हम उसमें जो रिसर्च गैप्स हैं उन रिसर्च गैप्स को हम फाइंड आउट करते हैं, यानी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं आगे काम करने की, या क्या क्या प्रेजेंट जो रिसर्च उसमें कमियां रह गई हैं उनको मॉडिफाई करने की, उनको ओवरकम करने की, उनको इम्प्रूव करने की जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, उन पॉसिबिलिटीज को हम यहाँ पर रिसर्च गैप कह रहे हैं। तो उन रिसर्च गैप्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। देन हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम फाइंड आउट करते हैं,
और तय करते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा रिसर्च करने में। और उस ऑब्जेक्ट को लेते हुए हम फिर एक हाइपोथेसिस हम लिखते हैं, राइट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम यहाँ पर सिनॉप्सिस राइटिंग कह रहे हैं। तो ये एक अपना आज का टॉपिक रहेगा कि हम पहले रिसर्च को के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, उन ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करके और उन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर एक हाइपोथेसिस, एक सिनॉप्सिस हम लिखते हैं। फिर उस सिनॉप्सिस को सबमिट करने के बाद में, अप्रूव करने के बाद में, जो हमारे रिसर्च मेथड्स हैं, टूल्स हैं, उनको हम काम में लेते हुए रिसर्च जो वर्क है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। उस एग्जीक्यूशन में वो एक्सपेरिमेंटल वर्क भी हो सकता है और वो फील्ड से डेटा कलेक्शन वाला पार्ट भी हो सकता है। देन उन डेटा को, उन रिजल्ट्स को हम एनालाइज करते हैं कि हमने जो प्रॉब्लम फाइंड आउट की थी और जिसके ऊपर हमने रिसर्च गैप को हमने आइडेंटिफाई किया था, उन पर हम प्रैक्टिकल करते हुए, डेटा कलेक्ट करते हुए, जो हमने रिजल्ट्स को कलेक्ट किया है उनको हम एनालाइज करें और देखें कि हम कितना उस फील्ड में अचीव कर पाए हैं, उस गैप को हम कितना फिल कर पाए, कितना हम उस गैप को भर पाए। देन उन डेटा को हम वैलिडेट करते हैं, उन रिजल्ट्स को हम वैलिडेट करते हैं कि हाँ, ये हमने हमने जो डेटा कलेक्ट किए हैं या जो रिजल्ट हमारे आए हैं, ये रिजल्ट ऑथेंटिक है क्या, कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि उनमें कहीं कोई एरर है, जिनको हम डेटा एरर कह रहे हैं, या रिजल्ट्स में कुछ एरर है। तो उनको हम फिर रिपीट करते हैं, वापस से हम उन प्रैक्टिकल्स को करते हैं, उन डेटा को वापस से कलेक्ट करते हैं और फिर हम जो हमारे कंक्लूजन्स हैं, जो हमारे आउटकम्स हैं, जो हमारे रिजल्ट्स हैं, उनके कंक्लूजन्स को हम ड्रॉ करते हैं और उस बेसिस पर हम रिपोर्ट राइट करते हैं, आर्टिकल राइट करते हैं और मैन्युस्क्रिप्ट राइट करते हैं। तो मुझे नेक्स्ट वाले टॉपिक में आपको रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग वाला पार्ट दिया है, तो इसको यहाँ पर हम कवर करेंगे। देन मैन्युस्क्रिप्ट जब हम राइट कर रहे हैं तो उस मैन्युस्क्रिप्ट को हम किसी ना किसी जर्नल में सबमिट करते हैं पब्लिकेशन के लिए, या हम कहीं कोई पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन में उसको फाइल करते हैं उस रिजल्ट को पेटेंट कराने के लिए। जब ये पब्लिकेशन हो जाता है पेपर्स का या पेटेंट हमारे हो जाते हैं, उसके साथ साथ हम पैरेलली हम थीसिस राइटिंग वाला पार्ट भी शुरू करते हैं कि हमारे जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उन एक्सपेरिमेंट्स को हम राइट करें और उस थीसिस को हम सबमिट करें। और थीसिस सबमिशन के बाद में पीएचडी वाइवा होगा और पीएचडी डिग्री अवार्ड होगी। तो जब वो डिग्री अवार्ड हो जाएगी तो उसके बाद में जो आपके आउटकम्स हैं, आपके जो रिजल्ट्स हैं, आपके जो फाइंडिंग्स हैं, वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम में लिए जाते हैं और पॉलिसी मेकिंग के लिए काम में लिए जाते हैं और फर्दर रिसर्च के लिए काम में लिए। तो ये एक मोटा मोटा एक आइडिया है कि हम कैसे रिसर्च प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, कैसे उसके ऊपर हम उस रिसर्च गैप्स को फाइंड आउट करें और कैसे हम सिनॉप्सिस लिखें और कैसे हम फर्दर अपना न्यू फील्ड का रिसर्च करते हुए और उस वर्क को पब्लिश करें, थीसिस को लिखें और उसको सोसाइटी को समर्पित करें। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। जी सर। ओके ओके। देन नाउ अपने टॉपिक पर आते हैं, सिनॉप्सिस राइटिंग। तो सिनॉप्सिस राइटिंग के जो अगर कंटेंट की हम बात करें तो अबाउट सिनॉप्सिस, यानी सिनॉप्सिस क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे और क्या पर्पस है सिनॉप्सिस राइटिंग का या सिनॉप्सिस का, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये किसी ने माइक ऑन किया हुआ है, वो अपना म्यूट कर लें, आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है सभी को। स्लाइड विजिबल नहीं हो रही है। स्लाइड विजिबल नहीं है क्या? यस सर, स्लाइड विजिबल है। विजिबल है visible सर, है। विजिबल है स्लाइड। तो जहां विजिबल नहीं है उनको शायद थोड़े नेट स्लो चल रहा होगा, वो थोड़ा सा अपना नेट का देख लें। तो क्या सिनॉप्सिस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
सिनॉप्सिस लिखने का पर्पस क्या है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और कौन से फॉर्मेट्स काम में लिए जाते हैं सिनॉप्सिस लिखने के लिए। सबके एक सेट फॉर्मेट होते हैं, उन फॉर्मेट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देन कवर पेज सिनॉप्सिस का क्या है, कंटेंट उसमें क्या क्या रहेंगे, रेफरेंस राइटिंग के ऊपर हम इस पे बात करेंगे, और क्या प्रोफोर्मा और क्वेश्चनियर सिनॉप्सिस के साथ में हम सबमिट कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं, उनके ऊपर हम यहाँ पर ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो सिनॉप्सिस क्या है, किसको हम सिनॉप्सिस कहेंगे, तो उसके ऊपर यह है कि सिनॉप्सिस इज ए प्लान्ड रिसर्च प्रपोजल, कि हम बिल्कुल प्लानिंग करें हमारे रिसर्च प्रपोजल का, हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट का, और एक ब्रीफ ये समरी है जो हम करना चाहते हैं, जो हम रिसर्च करना चाहते हैं, उसका एक प्लान्ड रिसर्च प्रपोजल है, जो यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, फंडिंग एजेंसीज को सबमिट करने के लिए जरूरी होता है। यूनिवर्सिटीज के लिए तो आगे फर्दर उसके अप्रूवल के लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए और फंडिंग एजेंसीज के लिए आपको आगे फंड प्रोवाइड करने के लिए वो सबमिट करना जरूरी होता है। इट इज ए ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन टू डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ रिसर्च, यानी कि आपके रिसर्च का क्या पर्पस है उसका एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन है। इट इज ए शॉर्ट समरी ऑफ और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ होल रिसर्च प्रोजेक्ट। आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, आप जो रिसर्च करना चाहते हैं, आप जो काम करना चाह रहे हैं, उसकी एक समरी है, उसका एक एब्स्ट्रैक्ट है, और एक ब्लूप्रिंट है कि हम ये हमारा प्लान रहेगा आगे रिसर्च करने का, जो कि आपको अप्रूवल के लिए, आप वर्क प्लान के अप्रूवल के लिए, रिसर्च फंडिंग के अप्रूवल के लिए जरूरी होता है। इट डिस्क्राइब कि व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, हमें क्यों करना है, और हमें कैसे करना है, इसको एक्सप्लेन करने का एक जरिया है, एक लेआउट है, एक ब्लूप्रिंट है सिनॉप्सिस। क्या पर्पस है सिनॉप्सिस राइटिंग का? टू प्रोवाइड ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट प्रपोज्ड रिसर्च प्लान और प्रोजेक्ट, यानी कि आप उसको प्रॉपर वे में डिटेल डिस्क्राइब करें कि आप काम क्या करना चाहेंगे, कैसे करना चाहेंगे, और क्यों आप ये वर्क करना चाह रहे हैं, क्यों आप ये रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो उसका एक डिटेल प्रपोजल है। टू गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम फंडिंग एजेंसी इफ एनी, अगर आप कहीं से फंड लेना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस लेना चाह रहे हैं, उसके लिए भी सिनॉप्सिस लिखना बहुत जरूरी है। उनको बताना जरूरी है कि आप ये काम करेंगे, ये आपका ब्लूप्रिंट है, ये आपका डिटेल वर्क प्लान है जो आप करना चाह रहे हैं, और जो आप सबमिट करना चाह रहे हैं, और इसके लिए आप फंड की आपको रिक्वायरमेंट। टू गेट पीयर रिव्यू फ्रॉम द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, आपकी फील्ड के सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, उनका रिव्यू जानने के लिए भी आपको सिनॉप्सिस सबमिट करनी पड़ती है। कि आपने आपके आइडिया सबमिट किए, तो हो सकता है कि जो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो आप में उसको और रिव्यू करें, और आपको ओपिनियन दें कि आप इसमें इस तरह से और इम्प्रूव कर सकते हैं, ये पॉइंट्स आप इसमें और जोड़ सकते हैं, ये फील्ड आप इसमें और जोड़ सकते हैं, ये एरिया आप इसमें और जोड़ सकते हैं, ताकि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो और स्ट्रांग हो सके, उसके आउटकम्स और ज्यादा एप्लीकेबल हो सके सोसाइटी के लिए। टू गेट एथिकल क्लियरेंस टू कैरी आउट रिसर्च, बहुत सी जगह पर ऐसे क्लियरेंस की भी जरूरत होती है रिसर्च करने के लिए, जहां पर एथिकल क्लियरेंस की जरूरत है, जैसे कि मान लीजिए बायोलॉजिकल एक्टिविटी करनी है, या किसी लीगल क्लियरेंस की जहां पर जरूरत है, तो वहां पर भी आपको सिनॉप्सिस प्रिपेयर करनी होती है और सिनॉप्सिस को सबमिट करना होता है उनके एथिकल और लीगल क्लियरेंस अचीव करने के लिए। एंड टू गेट रजिस्ट्रेशन टू द यूनिवर्सिटी फॉर अवार्डिंग ऑफ ए डिग्री, डिग्री अवार्ड करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी सिनॉप्सिस को प्रिपेयर करने की जरूरत होती है। तो ये कुछ मेन पर्पस है कि हम क्यों सिनॉप्सिस राइट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और उसको सबमिट करते हैं। इसके सिनॉप्सिस
प्रिपेयर करने के लिए कुछ फॉर्मेट्स काम में लिए जाते हैं, और फॉर्मेट्स काम में लेने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि जितने भी सिनॉप्सिस आए उनमें एक यूनिफॉर्मिटी रहे। ऐसा नहीं कि कोई किसी फॉर्मेट में सबमिट कर रहा है, कोई किसी फॉर्मेट में सबमिट कर रहा है। तो उसको इवेलुएट करने के लिए भी और उसके अप्रूवल करने के लिए भी जो यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, फंडिंग एजेंसीज हैं, उनको प्रॉब्लम आती है। तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए पर्टिकुलर फॉर्मेट्स को हम यहाँ पर काम में लेते हैं। सभी यूनिवर्सिटीज कॉमन फॉर्मेट भी काम में ले सकती हैं और अपने अलग अलग फॉर्मेट भी काम में ले सकती हैं। कि सपोज करो कि कोई जैसे शुरू करे इंट्रोडक्शन से, कोई शुरू कर रहा है रिसर्च मेथोडोलॉजी से, कोई शुरू करे कि भाई हम ये रेफरेंस काम में ले रहे हैं, कोई रिव्यू से काम में शुरू कर रहे हैं। तो उन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, यूनिफॉर्म सिनॉप्सिस बनाने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मेट्स को काम में लेते हैं। कोटा यूनिवर्सिटी ने जो फॉर्मेट काम में ले रखा है, जो कि आपके रिसर्च सेक्शन है, उस सेक्शन की को आप विजिट करेंगे तो वहां पर भी ये फॉर्मेट्स अवेलेबल है। तो इन फॉर्मेट्स को आप काम में लेते हुए सिनॉप्सिस बना सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये फर्स्ट पेज है जो कवर पेज है। इस कवर पेज में आप देखेंगे कि ऊपर ही ऊपर आपको टाइटल देना है आपकी सिनॉप्सिस का। उसके बाद में यूनिवर्सिटी का जो लोगो है, उस लोगो को आपको काम में लेना है। इसमें भी आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हिंदी में लिखा हुआ है कोटा विश्वविद्यालय, वो ऊपर की साइड में है इस लोगो में, और इंग्लिश में लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, वो नीचे की साइड में है। इस वाले लोगो को आपके को काम में लेना है। कई बच्चे जो पुराना लोगो है जिसमें इंग्लिश वाला ऊपर लिखा हुआ है और हिंदी वाला नीचे लिखा हुआ है, उसको काम में ले लेते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि हिंदी में ऊपर में लिखा हुआ कोटा विश्वविद्यालय नया लोगो है, इसी लोगो को आप काम में लेते हुए और आपके कवर पेज पर इसको पेस्ट कर सकते हैं। फिर ए सिनॉप्सिस ऑफ प्रपोज्ड प्लान ऑफ रिसर्च वर्क फॉर रजिस्ट्रेशन टू द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। इन दी आपका सब्जेक्ट का नाम लिख देना है। फिर अंडर दी फैकल्टी ऑफ, आप आर्ट्स में है, साइंस में है, सोशल साइंस में है, कॉमर्स में है, एजुकेशन में है, लॉ में है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। देन सबमिटेड बाय, जो रिसर्च स्कॉलर का नाम है वो नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। देन अंडर द सुपरविजन ऑफ नेम ऑफ सुपरवाइजर्स, तो यहाँ पर अगर सिंगल सुपरवाइजर है तो एक का नाम आ जाएगा, और आपका सुपरवाइजर है उसके साथ में को सुपरवाइजर है तो पैरेलली दोनों आप यहाँ पर ले सकते हैं, या ऊपर और नीचे भी उनके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उनके डेजिग्नेशन को लिखें, देन नेम ऑफ डिपार्टमेंट को लिखें, नेम ऑफ कॉलेज को लिखें, या नेम ऑफ यूनिवर्सिटी को लिखें। और लास्ट में अगर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, कोटा राजस्थान, और पिन लिख दें, इंडिया लिख दें, और जिस महीने में आप सिनॉप्सिस सबमिट कर रहे हैं उस मंथ को, और जिस ईयर में आप सिनॉप्सिस सबमिट कर रहे हैं उस ईयर को यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। इस तरह से ये सर डेजिग्नेशन का मीन्स क्या होता है? डेजिग्नेशन का मीन्स? जी सर। डेजिग्नेशन मतलब जो आपका रिसर्च सुपरवाइजर वो प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, या असिस्टेंट प्रोफेसर है, या रिसर्च साइंटिस्ट है, ये आप यहाँ पर उनका डेजिग्नेशन लिखेंगे। उनका पद है ये कि किस पद पे वो काम कर रहे हैं। जी सर। देन इधर आपको सर एक सवाल था, इसमें सर सारा इंग्लिश में दिया हुआ है, जो लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इंग्लिश में ही टाइटल वगैरह लिखना है या नहीं, फिर? आपका उसमें आप हिंदी में काम में ले सकते हैं आप उसमें, और हिंदी में भी फॉर्मेट आपका रिसर्च पोर्टल पर दिया हुआ है, उस फॉर्मेट को आप काम में ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। देन इस कवर पेज को बनाने के भी इंस्ट्रक्शन साइड में है, और आपका साइट पे भी दिया हुआ है कि ये जो कवर पेज है इसका साइज A4 साइज रहे, स्टैंडर्ड साइज है ये। यानी कि अगर आप इसमें इंच में काम लें तो 8.3 इंटू 11.7 इंच, और अगर में काम में ले रहे हैं तो 210 इंटू 297 का आप पेपर साइज
काम में ले सकते हैं। मार्जिन लेफ्ट में 1.5 और बिलो आप 1, टॉप राइट और बिलो आप 1 आप ले सकते हैं। राइट में 1.5 इसलिए ले लिया कि आप जैसे सिनॉप्सिस को स्पाइरल बाइंड कराएं या हार्ड बाइंड कराएं तो उसमें आपके जो मैटर है, जो फिगर है, वो उसमें दबे नहीं, उसमें कटे नहीं। और ओरिएंटेशन आपका जो पेपर का है वो आपको पोर्ट्रेट रखना है। लैंडस्केप वहां पर आप ले सकते हैं जहां पर आपको कहीं फिगर में, कोई नक्शे में, कोई डायग्राम में आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो। अदरवाइज आप इसको कवर पेज को तो पोर्ट्रेट ही रखें, ये प्रिफर्ड है। लैंडस्केप केवल और केवल वहां पर आप काम में लें कि जहां पर आप उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते कि भाई मेरे को इसमें लैंडस्केप लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप पोर्ट्रेट उसको लें। टाइटल आपको इंग्लिश में अगर आप दे रहे हैं तो आपका जो फॉन्ट टाइप है वो टाइम्स न्यू रोमन रखना है, और फॉन्ट साइज है वो 18 रखना है, बोल्ड रखना है, और लाइन स्पेसिंग आपकी 1.15 रखनी है, और अपर इस केस रखने, यानी कि जो सिनॉप्सिस का रनिंग टाइटल है उसमें सारे जो आपके फॉन्ट हैं वो अपर केस में रहने चाहिए और सेंट्रली अलाइंड रहने चाहिए। अगर आप हिंदी काम में ले रहे हैं तो फॉन्ट टाइप आपका मंगल हो और फॉन्ट साइज 20 हो, बोल्ड हो, और लाइन स्पेसिंग सेम 5 सेंट्रली अलाइंड है। और उर्दू में अगर आप काम में ले रहे हैं तो बिल्कुल सेट इसका लिया हुआ है। फॉन्ट टाइप नूरी नाश्ता लियो है, फॉन्ट साइज 20, बोल्ड, स्पेसिंग सेम उसमें रहेगी। सेंट्रल पार्ट जो है, इस सेंट्रल पार्ट में इंग्लिश के फॉन्ट के लिए गाइडलाइन है, हिंदी के लिए है, उर्दू के लिए है। देन नेम एंड एड्रेस की अगर बात करें तो इसके लिए भी फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज और इसकी स्पेसिंग यहाँ पर मेंशन है, और मंथ और ईयर के लिए भी यहाँ पर मेंशन है। तो इनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए आप कवर पेज को डिजाइन करें। कवर पेज की जो स्पेसिंग वो इस तरह से सेट करें कि आपका टाइटल से लेकर के मंथ एंड ईयर तक एक A4 साइज के पेज पर वो सेट हो जाए। आप इनकी स्पेसिंग उसके अकॉर्डिंग, जो ये बीच के जो पॉइंट्स हैं इनकी जो स्पेसिंग है आप इनके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि अगर आपका टाइटल थोड़ा बड़ा हो रहा है तो ये जो स्पेसिंग है उसको आप कम कर सकते हैं। आपके जो अगर गाइड और को गाइड है, सुपरवाइजर को सुपरवाइजर है, और वो ऊपर नीचे करने से नेक्स्ट पेज में जा रहा है तो उनको बराबर के 2 ब्लॉक बना करके ना, बराबर के ब्लॉक लेकर के ना, उस तरह से आप फॉन्ट साइज को छोटा करते हुए सेट कर सकते हैं। लेकिन कवर पेज की जो इंफॉर्मेशन है वो सिंगल पेज पर रहनी चाहिए। ठीक है, ये डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च का जो पेज है उसके ऊपर ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं। तो फॉर्मेट 5 में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, जिसमें जनरल पार्ट है उसके सिनॉप्सिस कंटेंट में। आपको 4 कॉपीज में, 4 कॉपीज में आपको इस सिनॉप्सिस सबमिट करनी है, जिसमें पहले आपको नेम एंड एड्रेस है, नेम ऑफ सब्जेक्ट है, नेम ऑफ फैकल्टी है, नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ आपका रिसर्च सुपरवाइजर है, को सुपरवाइजर है तो वो भी वहां पर आ जाएगा, नेम ऑफ द रिसर्च सेंटर ऑब्लिक डिपार्टमेंट का आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा, फैसिलिटी अवेलेबल एट द रिसर्च सेंटर ऑब्लिक डिपार्टमेंट, ये आपका कॉमन पार्ट है, जनरल पार्ट है, जो आपको सभी को इसी सीक्वेंस में उसमें देना है। देन ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट हो गया, जिसमें आप टाइटल ऑफ प्रपोज्ड रिसर्च वर्क देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, लिटरेचर देंगे, लिटरेचर सर्वे देंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज्ड रिसर्च देंगे, देन इंपॉर्टेंस क्या है उसका वो आप यहाँ पर बताएंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी आप क्या काम में लेंगे वो बताएंगे, टेंटेटिव जो चैप्टर वाइज प्लान है, स्कीम है या आपकी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे, और टेंटेटिव ड्यूरेशन आपको यहाँ पर देना है कि आप कितने समय में इस रिसर्च वर्क को आप कंप्लीट कर लेंगे। देन एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन या आउटकम्स हैं आपके रिसर्च प्लान से, रिसर्च वर्क से, वो क्या रहेगा वो आप यहाँ पर इस सिनॉप्सिस में एक्सप्लेन करेंगे, और लास्ट में रेफरेंसेस देंगे या बिब्लियोग्राफी जो आप इसको बोलते हैं वो आप इस पे लिखेंगे।
जिस दिन आपने ये सिनॉप्सिस सबमिट कर रहे हैं आपके रिसर्च सुपरवाइजर को, वो डेट यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। यहाँ पर आप नाम और आपका जो सिग्नेचर वो यहाँ लिखेंगे। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को आप काम में लेंगे और इस काम में लेते हुए आपके जो सुपरवाइजर को सुपरवाइजर वो इस तरह से यहाँ पर साइन करेंगे। वो हेड को, प्रिंसिपल को या आपके जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर को यहाँ पर सबमिट करेंगे और उनके साइन होंगे। ये फॉरवर्ड करेंगे यूनिवर्सिटी को, डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च को, यहाँ पर ये हेड फॉरवर्ड करेगा आपकी सिनॉप्सिस। देन कंटेंट ऑफ सिनॉप्सिस, ये अपने जनरल पार्ट डिस्कस किया और ये सब्जेक्ट पार्ट डिस्कस किया। इसको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस अब करेंगे। तो टाइटल ऑफ सिनॉप्सिस, यानी यहां से अपन सब्जेक्ट वाइज शुरू कर रहे हैं। टाइटल ऑफ प्रपोज्ड रिसर्च वर्क, तो आपका जो प्रपोज्ड रिसर्च वर्क है, प्रपोज्ड जो सिनॉप्सिस है, उसका टाइटल क्या हो, कैसे हो, उसके बारे में यहाँ पर यह है कि टाइटल ऑफ सिनॉप्सिस या आपका रिसर्च प्रपोजल है या प्रोजेक्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्लियर कट रिफ्लेक्ट करे कि भाई आप क्या करना चाह रहे हैं। वो ऑब्जेक्ट आपके टाइटल में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो टाइटल इस तरह से प्लान करें, इस तरह से सोचें कि वो आपकी जो कंप्लीट सिनॉप्सिस है उसका कंक्रीट हो, उसका एब्स्ट्रैक्ट हो, उसका ब्रीफ हो। और टाइटल आप सबसे लास्ट में लिखिए, सबसे लास्ट में फाइनलाइज कीजिए, जब आपका जो रिसर्च प्रपोजल है, जो आपका हाइपोथेसिस है, जो आपकी सिनॉप्सिस है, वो आप लिख चुके हो, तब आपको बिल्कुल आइडिया आ जाता है कि हाँ इसका ये टाइटल होना चाहिए मेरे सिनॉप्सिस का, इस मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट का। तो पहले टाइटल ना लिख करके ना, पहले आप आपके ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें, आपकी हाइपोथेसिस को आइडेंटिफाई करें, उसमें क्या क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी काम में लेंगे उनको आप लिखें, और देन आप आपके टाइटल के ऊपर आए कि हाँ इसका बेस्ट टाइटल ये हो सकता है। तो सबसे बाद में टाइटल को फाइनलाइज करें। देन सिनॉप्सिस का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसमें हम क्या क्या ले सकते हैं उसको इसमें इंक्लूड करें। तो इंट्रोडक्शन पार्ट of the synopsis or research proposal should contain brief background of the selected topics or problem। यानी कि जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया या जो आपने रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट की या जो रिसर्च गैप आपने सेलेक्ट किया, उसका एक बैकग्राउंड होना चाहिए कि हमने ये सेलेक्ट क्यों किया है, इसके पीछे क्या मेन रीजन है। उस रीजन को यहाँ पर आपको बताना है इस इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें आपका जो इम्पोर्टेंस है वो आपका बताना है, रिलेवेंस आपको बताना है कि क्यों इसका क्या रिलेवेंस है इस स्टडी का, और क्या एप्लीकेबिलिटी है उन रिजल्ट्स की क्या रहेगी, उनको आपको आपके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में इंक्लूड करना। बैकग्राउंड ऑफ ओरिजिन and reason of selection of research proposal should be included in this part। यानी कि आपका ये सिनॉप्सिस का ओरिजिन क्या था, क्या बैकग्राउंड था, उसको आपको यहाँ पर बताना है। और ये जो रिसर्च प्रपोजल है इसको सेलेक्ट करने के पीछे क्या रीजन रहे, उनको आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है इस इंट्रोडक्शन पार्ट में। न्यू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्टडी शुड बी एडेड, कि आपका इंट्रो कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, इस स्टडी का जो आउटकम है वो क्या रहेगा, बेनिफिट टू द पॉपुलेशन, टू द सोसाइटी, टू द साइंटिफिक कम्युनिटी क्या रहेगा, वो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको इंक्लूड करना। देन लिटरेचर रिव्यू, तो आपने जो रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, आपने जो रिसर्च गैप आइडेंटिफाई किया है, उस रिसर्च गैप पर जो आपने लिटरेचर सर्वे किया था, उस सर्वे को आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफली आपको यहाँ पर लिखना है
और उसका जो करंट जो स्टेटस है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो लिटरेचर रिव्यू इज एन ओवरव्यू current state of the knowledge, form an analysis and critique of the previous research in a subject area। तो हम लिटरेचर रिव्यू किसे कहेंगे? रिव्यू है कि एक ओवरव्यू है आज की जो स्टेट है नॉलेज की, और फॉर्मल एनालिसिस है, और क्रिटिक है जो प्रीवियस रिसर्च, यानी कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, उसकी जो फाइंडिंग्स भी हैं और उसकी जो अनफाइंडिंग्स हैं, नॉन फाइंडिंग्स हैं, वो भी इस में शामिल की जाती है रिव्यू में, और उस रिव्यू को भी यहाँ पर हमें थोड़ा इंक्लूड करना चाहिए। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या है सिनॉप्सिस राइटिंग के? तो ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी इंक्लूड इन द सिनॉप्सिस, कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स इसके रहेंगे सिनॉप्सिस के, इस रिसर्च प्रोजेक्ट के। ऑब्जेक्टिव शुड बी सिंपल एंड रियलिस्टिक। ऑब्जेक्टिव शुड स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक हो, मीजरेबल हो, अचीवेबल हो, रिलेवेंट हो और टाइम बाउंडेड। तो यानी कि ऐसे ऑब्जेक्टिव हम इसमें अपनी सिनॉप्सिस में शामिल करें कि जो स्पेसिफाइड, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनका कलेक्शन किया जा सकता है, जिनको हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, जिनको हम अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो अचीवेबल नहीं हो, इस तरह के कोई ऑब्जेक्टिव हम इसमें अपनी सिनॉप्सिस में शामिल ना करें। और जिनकी रिलेवेंसी हो, अनरिलेवेंट जो इररिलेवेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसमें शामिल ना करें, और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव शामिल करें कि हम उनको एक पर्टिकुलर टाइम में हम उनको अचीव कर सकें। ऐसा नहीं कि उसमें 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 100 साल लग जाए, इस तरह के नहीं। हम ऐसे ऑब्जेक्टिव चूज करें जो हम 2 to 3 years में हम उनको अचीव कर सकें। देन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज ए स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेक्टेड रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, कि क्या वेरिएबल्स हैं, कि क्या उनको हम उनमें रिलेशंस हैं। तो इस तरह की हाइपोथेसिस हम उस सिनॉप्सिस में इंक्लूड करें। ए हाइपोथेसिस इज नीडेड टू कैरिड आउट ए स्टडी एंड टू एस्टेब्लिश और टू फाइंड आउट ए रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स। तो जो पैरामीटर्स हम प्रपोज कर रहे हैं सिनॉप्सिस में, उन पैरामीटर्स को के बीच में और जो रिजल्ट्स आएंगे उनके बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन को हम यहाँ पर मेंशन करें। देन क्या इंपॉर्टेंस रहेगी हमारे प्रपोज्ड प्लान की, उस इंपॉर्टेंस को भी सिनॉप्सिस में समराइज करें 2 to 3 पैराग्राफ्स में और पॉइंट्स में, और क्लियर कट हाईलाइट रखें कि ये एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड आउटकम्स हो सकते हैं, जो कि सोसाइटी के लिए, साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए, रिसर्चर्स के लिए वैल्यूएबल रहेंगे, और ये इनकी इंपॉर्टेंस रहेगी। देन रिसर्च मेथोडोलॉजी। क्या क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी हमें काम में लेनी है, कौन कौन से पैरामीटर्स हमें काम में लेने हैं, कौन कौन से टूल्स हमें काम में लेने हैं, उन सभी को यहाँ पर बिल्कुल कंसाइज वे में, क्लियर कट हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहिए सिनॉप्सिस में, टू अंडरस्टैंड द रिसर्च मेथोडोलॉजी प्रोसीजर्स, जो कि हम यहाँ पर फॉलो करेंगे हमारे रिसर्च प्लान में, टू अचीव आवर results or to collect our data. So it is an important part of synopsis or research proposal. Research methodologies and procedures which will be adopted to carry out proposed research should be explained in this part of synopsis properly. Area of study, methods are to be used, variables, parameters are to be studies आर मेंशन्ड इन दिस पार्ट, यानी कि किस किस एरिया में हम काम करेंगे, कौन कौन से मेथड्स हम काम में लेंगे, कौन कौन से वेरिएबल
हम काम में लेंगे, पैरामीटर्स हम यहाँ पर जिनके ऊपर हम स्टडी करेंगे, उन सबको यहाँ पर बहुत ही क्लियरली मेंशन करना चाहिए। कौन से टूल्स हम काम में लेंगे स्टडी के लिए, उन टूल्स को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करें। कौन से सॉफ्टवेयर्स हम काम में लेंगे, उन सॉफ्टवेयर्स को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करें, उनके नाम दें हम यहाँ पर कि इन सॉफ्टवेयर्स को काम में लेते हुए हम हमारे जो डेटा है उन डेटा को एनालाइज करेंगे। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं तो उन एक्सपेरिमेंट्स का क्लियर कट आप उनको डिजाइन करके बताएंगे कि ये एक्सपेरिमेंट रहेंगे, इन एक्सपेरिमेंट्स को हम इस तरह से यहाँ पर करेंगे। और इनमें अगर कोई डिलिमिटेशंस हैं या कोई लास्ट पॉइंट ऑफ स्टडी है जिनको आपको करने में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसकी पॉसिबिलिटी भी आप यहाँ पर बताएंगे। और उस कंडीशन में आप उनके जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को भी बताएंगे कि अगर ये इस तरह से हुआ तो हम दूसरे साइड में ये ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस पर, इन एक्सपेरिमेंट्स पर, इन डेटा पर हम काम कर सकते हैं। देन आपको आपकी जो सिनॉप्सिस है उनके चैप्टर वाइज प्लान आपको बताने पड़ेंगे कि जब हम पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे तो उन काम को हम थीसिस के रूप में किस तरह से आपको इसमें प्रेजेंट करेंगे। तो उसको भी एक टेंटेटिव चैप्टर वाइज आपको प्लान आपको बताना पड़ेगा। आप कहेंगे कि हम पीएचडी थीसिस में पहला चैप्टर हम इंट्रोडक्शन का रखेंगे कि हम क्या काम कर रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस हम फर्स्ट चैप्टर में करेंगे। सेकंड चैप्टर में हम लिटरेचर रिव्यू की बात करेंगे कि क्या क्या ऑलरेडी काम इसके ऊपर हो चुका है, उन सारे किए हुए ऑलरेडी वर्क को हम यहाँ पर लिटरेचर के रूप में समराइज करेंगे चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 में आप कह सकते हैं कि हम कौन कौन से मटेरियल्स और कौन कौन से मेथड्स हम काम में लेंगे, उनको हम चैप्टर 3 में एक्सप्लेन करेंगे थीसिस में। चैप्टर 4 में हम एक्सपेरिमेंटल पार्ट को बताएंगे, डेटा कलेक्शन वाले पार्ट को बताएंगे, डेटा को एनालाइज करने वाले पार्ट को बताएंगे, डेटा को कैसे हमने वैलिडेट किया उस वाले पार्ट को हम यहाँ पर चैप्टर 4 में बताएंगे। चैप्टर 5 में हम रिजल्ट्स क्या आए, उनका क्या डिस्कशन रहा, वो हम यहाँ पर बताएंगे। और चैप्टर 6 में हम आउटकम्स बताएंगे या हमारी जो फाइंडिंग्स आई हैं वो बताएंगे। और चैप्टर 6 में हम हमारे जो कंक्लूजन्स हैं उनको हम कंक्लूड करेंगे। और लास्ट में जो हमारी कंप्लीट जो थीसिस रहे उसको हम समराइज करेंगे। और उसके बाद में हमारे रेफरेंसेस रहेंगे, बिब्लियोग्राफी रहेगी, अपेंडिसेस रहेंगे, हमारे जो पब्लिकेशंस हैं, हमने जो रिसर्च की है उन रिसर्च के जो हमारी पब्लिकेशंस हैं, हमारे जो पेटेंट्स हैं, या हमने कौन कौन से सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट्स किया है, वो यहाँ पर हम अपेंडिसेस के रूप में हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो ये एक आपका टेंटेटिव प्लान रहेगा आपकी थीसिस वाला कि हम इस तरह से हमारी थीसिस को प्रेजेंट करेंगे, सबमिट करेंगे। आपको टेंटेटिव ड्यूरेशन भी आपको बताना है कि जो हमारा वर्क है, रिसर्च वर्क, वो इस तरह से रहेगा। हम फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे, हम सेकेंड ईयर में क्या करेंगे और हम थर्ड ईयर में क्या करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो यूजीसी गाइडलाइन है, उस यूजीसी गाइडलाइन में जो मिनिमम ईयर है पीएचडी कंप्लीट करने का, रिसर्च कंप्लीट करने को, वो 3 ईयर है, मैक्सिमम 6 ईयर है। उसके बाद में फिर आपको एक्सटेंशन लेना पड़ता है, तो उस एक्सटेंशन को फिर आपको अलग से फाइल चलानी पड़ती है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो इसको भी आप टेंटेटिवली यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते। सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर। सर कहाँ मेंशन कर फर्स्ट ईयर में क्या क्या, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ये मेंशन क्या अपेंडिक्स वाले पार्ट में जो लास्ट में एकदम वहां मेंशन करेंगे थीसिस में? ये आप सिनॉप्सिस में जो टेंटेटिव आपका चैप्टर प्लान है उससे आप पहले मेंशन कर सकते हैं कि हमारा ये इस तरह से रहेगा इस रिसर्च वर्क को कंप्लीट करने का। थीसिस में नहीं करना ना ऐसा नहीं, थीसिस में नहीं, सिनॉप्सिस में करना है ये। ठीक है। जहाँ टेंटेटिव चैप्टर वाइज प्लान है उससे पहले आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारा टेंटेटिव प्लान रहेगा कि हम 1 से
3 मंथ में लिटरेचर सर्वे कर लेंगे और 4 to 6 मंथ में हम रिव्यू राइटिंग कर लेंगे। और ये अभी आपका चल ही रहा है। और 7 से 8 ये टेंटेटिव है, ये बिल्कुल कोई एग्जैक्ट नहीं है कि भाई बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये इस तरह का है। और पीएचडी कोर्स वो 7 to 8 मंथ तक आपका हो जाना चाहिए। और सिनॉप्सिस राइटिंग 2 महीने में लेकर के 9 से 10 मंथ तक हो जाना चाहिए। सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन आपका 11th मंथ तक हो जाना चाहिए। और 1 साल जब आपका हो रहा है उसमें आपका पीएचडी रजिस्ट्रेशन तक का काम हो जाना चाहिए। इसके बाद में जब 1 साल में आपका इतना रजिस्ट्रेशन वाला काम हो गया, उसके बाद में आपका लगभग 2 से 2.5 साल के बीच में आपका जो एक्सपेरिमेंटल काम है और रिपोर्ट राइटिंग वाला काम, आर्टिकल राइटिंग वाला काम, मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग वाला काम आपका हो जाना चाहिए। और लास्ट के जो 6 मंथ है उसमें थीसिस राइटिंग वाला काम और थीसिस सबमिशन वाला काम होना चाहिए। और पीएचडी वाइवा वाला काम, वाइवा वोस वाला वर्क जो आपका लास्ट के ईयर में 36 जो मंथ है उसमें हो जाना चाहिए। और या लास्ट जो 3rd ईयर है उसमें हो जाना चाहिए। ये आप एक आइडियल पार्ट लेकर के चलें कि नहीं, इस वाले पार्ट में ही मेरे को मेरा सारा काम कंप्लीट करना। अगर आप कहीं डिले कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा फास्ट कर लें कि नहीं नहीं इतना महीने मेरा डिले हो गया, और ये डिले हो गया तो फिर ये 3 ईयर से आगे जाएगा, 4 साल भी लगेंगे, 5 भी लगेंगे और 6 भी लगेंगे। और 6 से आगे जाएगा तो फिर आपको अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी आपके काम को कंप्लीट करने के लिए। तो आप टारगेट रखें कि इस पूरे काम को आप 3 साल में कंप्लीट कर लें। सर एक क्वेश्चन है मेरा जी। इस वाले स्लाइड में जो पॉइंट नंबर 1 लिटरेचर रिव्यू एंड सेकंड रिव्यू राइटिंग, तो इसमें अपने को इस वक्त में क्या काम करना है सर? इसमें आपको काम करना चाहिए कि जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, उस प्रॉब्लम के ऊपर क्या क्या काम हो गया है और कैसे कैसे काम उन्होंने किया था, क्या क्या मेथड्स उन्होंने काम में लिए, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने काम में लिए, उन मेथड्स को आप पढ़ो, उन लिटरेचर्स को आप पढ़ो, बुक्स को पढ़ो, पेपर पढ़ो और जर्नल्स को पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो। और उनमें आप देखो कि क्या क्या काम तो हुआ, कैसे कैसे हुआ, और क्या क्या उसमें और पॉसिबिलिटीज हैं कि जिनको आप कर सकते हैं। तो इनको अपने को नोट डाउन करना है, मतलब इसको समराइज करके अपने एक नोटबुक में इसको मेंशन करना है सर डेटा को। बिल्कुल। और तो जब ये आप डेटा रिव्यू को राइट कर रहे हैं तब आप उसको, उस चीज को जो जो पॉसिबिलिटीज हैं करने की, उनको आप उस रिव्यू राइटिंग वाले पार्ट में आप लिखो कि ये पॉसिबिलिटीज और हैं जिनको इसमें आगे किया जा सकता है और मैं इस फील्ड में आगे ये काम करूंगा। यस। तो सर इसमें जो ये रिव्यू राइटिंग है अपने को ये फिजिकल रिटर्न में अपने को अपने सुपरवाइजर को या टीम को, मतलब जहाँ अपने को शो करना पड़ेगा भाई हमने ये काम करना है और ये काम हो चुका है, तो ये फिजिकल पेपर या वर्बली हम इसको नहीं, वर्बल कुछ नहीं, आपको फिजिकली आपको लिख करके बताना होगा। आपने कौन कौन से लिटरेचर को रिव्यू किया वो आपको बताना होगा, उनमें से क्या क्या आपने फाइंड आउट किया वो रिटर्न में बताना होगा, और फिर आपको रिव्यू लिखना होगा। उसको आपको सुपरवाइजर की हेल्प से, सुपरवाइजर की गाइडेंस में पब्लिश करना होगा कि ये पार्ट इतना हुआ इस फील्ड में और इसमें ये पॉसिबिलिटीज और हैं किए जाने, और उसको आपको फिर आपकी सिनॉप्सिस में शामिल करना होगा। तो इसके बाद सिनॉप्सिस अपने को तैयार करने अपने सुपरवाइजर की मदद से कि भाई वो कैसे अपन सिनॉप्सिस को डिजाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपको आइडिया हो गया फील्ड का कि आप इस फील्ड में ये इन पॉइंट्स पे आप काम कर सकते हैं, इन टॉपिक्स पे आप काम कर सकते हैं, इन एक्सपेरिमेंट पे आप और आगे फर्दर एक्सपेरिमेंट आप इसमें कर सकते हैं। यस सर। और सर इससे हाँ मैम एक मिनट, इससे पहले वाले स्लाइड में आपने बताया कि थीसिस 6 चैप्टर में अपने को राइट करनी है, तो ये 6 चैप्टर ही इसमें अपन रख सकते हैं या इसको मोर देन 6 चैप्टर भी इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि ये बिल्कुल टेंटेटिव, आप इसमें 10 चैप्टर्स भी कर सकते हैं, आप 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, आप इनके नाम भी अलग अलग दे सकते हैं आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जी सर जी।
है थैंक ना। यू। ये तो एक टेंटेटिव है कि भाई मैं जब मैं थीसिस सबमिट करूंगा तो मेरे थीसिस का जो लेआउट है वो इस तरह का रहेगा, यस सर। है ना। सर ये जो रिव्यू राइटिंग होगा ये हम्म। अपने रिसर्च टॉपिक से रेलेवेंट ही कर सकते हैं या और पेपर्स का भी रिव्यू दे सकते हैं? नहीं, और का भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा ये रहता है कि आप जो आपका जो टॉपिक है उसी फील्ड पे करें या उसी टॉपिक पर आप रिव्यू हाँ करें, उसकी स्टडी लिटरेचर को करके, हाँ। पढ़ें, तो आपको बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ओके सर, ओके, थैंक यू। सर मैक्सिमम कितने पेजेस का थीसिस होता है? थीसिस ऐसा कुछ भी नहीं है, 20 पेजेस का भी हो सकता है और 500 पेजेस का भी हो सकता है। बट एक गुड थीसिस अगर कहें तो फिर कितना, लाइक मिनिमम भी बोले तो कितना पेजेस होना चाहिए? जैसे हम लोगों को बोलते कि रिसर्च पेपर प्रेजेंट करना है तो वो तो आप 4-5 पेजेस का भी कर सकते हैं। हाँ हाँ जी, तो देखो, उसमें यूनिक फाइंडिंग हो तो अगर वो सिंगल पेज की भी है तो भी वो यूनिक है, और अगर वो यूनिक नहीं है, ऑलरेडी किया हुआ वर्क है, और उसी को हम अगर 50 पेजेस में लिख करके भी सबमिट करें तो भी वो यूजलेस है। हाँ जी सर। है ना। तो ये तो डिपेंड करता है कि हमारी फाइंडिंग्स क्या है। तो वो 2 पेजेस में भी आ सकती हैं और 10 पेजेस की भी हो सकती हैं। नहीं और सर, जनरली अपना जो वर्क है वो हम पूरा का पूरा वर्क एक साथ ही पब्लिश कर रहे हैं या उसको पार्ट्स में एक एक पार्ट को अलग अलग पब्लिश कर रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो वो तो क्योंकि आप सर पर, आपके रिसर्च फील्ड पर और आपके हाँ, गाइड पर डिपेंड करता है कि उसको हम इतने पार्ट को पब्लिश कर रहे हैं या पूरे को, होल को पब्लिश कर रहे हैं। हाँ सर, एक क्वेश्चन और इसमें, जैसे मान लो कोई रिसर्च अपन ने कि रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया किसी टॉपिक पर, तो क्या अभी वो अपने से टॉपिक से रिलेवेंट है तो उसको अपने थीसिस में इंक्लूड कर सकते हैं अपन उस रिसर्च पेपर को? हाँ बिल्कुल कर ही सकते हैं, क्योंकि आप कहीं से तो बैकग्राउंड शुरू करेंगे ना। आपने कोई नया तो शुरू किया नहीं। आज जो आप काम कर रहे हैं उससे पहले जो काम हो चुका, तो उसको शामिल करने के लिए उस वर्क को आपके थीसिस में साइट तो करना ही पड़ेगा ना। आप केवल Yes, उसको साइट कर सकते हैं, आप एज सच उसको इंक्लूड नहीं कर सकते एज ए यूर वर्क। जी। आप रेफरेंस के रूप में काम में ले सकते हैं, वो अभी आ रहे हैं अपन आगे उसके ऊपर साइट एक कर। डाउट सर, आपने कहा रिजल्ट्स जो होते हैं वो लिखना है, उसके बाद आउटपुट्स लिखना है, तो रिजल्ट्स और आउटपुट्स को मतलब कैसे प्रेजेंट, दोनों सेम ही तो चीज है, उसको कैसे हाँ अलग एक अलग? ही, हाँ नहीं एक ही है। रिजल्ट्स कहें, कंक्लूजन्स कहें, रिजल्ट्स हैं और उनको, या आउटपुट्स हैं, तो उनको कंक्लूड करने के लिए लिखना है बस, उनको कंक्लूड करना है बस। अलग से ऐसा हेडिंग नहीं देना ना कि नहीं नहीं, रिजल्ट्स? ना ना, हाँ जी। अलग से आप हेडिंग दे भी सकते हैं, आपके क्या रिजल्ट्स रहे, आप अलग से उनको आउटपुट्स के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा। और उन रिजल्ट्स को आप कंक्लूजन के रूप में कंक्लूड कर सकते हैं कि ये मेरा कंक्लूजन रहा इन रिजल्ट्स के बेसिस पर। जी Hello, सर। sir. I have a question. I have a question in the literature review section, sir. हम्म। Is there any limitation or boundary in the literature review the last 5 years or 10 years or No, 100? there is no foundation. You can start from the ancient uh, era to present era. Era to present, sir. Hmm. Sir, how many paper we review? Any limitation? 100, yeah, 10 paper, 20 papers, or No, 30? there is no foundation. No. You can include papers around thousands, around 2,000 or around 100. There is no limitation. There is no foundation. Can I include in the problem statement in the synopsis? Yeah, you can include in synopsis also. Thank you, sir. Okay. ठीक है, आगे बढ़े। देन यस सर। एक्सपेक्टेड आउटकम्स आपको यहाँ पर बताने हैं आपकी सिनॉप्सिस में कि क्या क्या आउटकम्स आपके वर्क के रहेंगे, तो वो आपको यहाँ पर बताने होंगे। और कैसे उनको लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एग्जांपल के रूप में ही कोट कर रहा हूँ इसको, कि प्रपोज्ड मेथड विल बी बेटर देन द एग्जिस्टिंग मेथड। कि अगर आप किसी मेथड के ऊपर बात कर रहे हैं
तो मेथड के ऊपर आप लिखेंगे कि जो मेथड हम प्रपोज कर रहे हैं वो बेटर होगी जो एग्जिस्टिंग मेथड है। या हम कहें कि कोई मशीन के फ्रिक्शन पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि जो फ्रिक्शन है मशीन का, वो अगर हम इसमें ये पार्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे तो ये फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। और अगर हम कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एंटी माइक्रो bacterial activity of isoniazide drug will be improved by introducing nitro group at para position। हम कहेंगे अगर कोई ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में हम पैरा पोजिशन पर अगर हम ये नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देंगे तो जो एंटी टीबी वाली जो एक्टिविटी है आइसोनियाजाइड दवा की, वो एक्टिविटी इंट्रोड्यूस वो इंक्रीज हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और अगर हम ऐसे कहें कोई एक्टिविटी के बारे में कि भाई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, उसकी एक्टिविटी कैप्टोप्रिल की एनहेंस हो जाएगी अगर हम उसको बीटा ब्लॉकर्स के साथ में यानी दूसरी दवाई के साथ में मिला करके हम देंगे, तो जो एस इनहिबिटरी एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, हम दूसरी दवा के साथ में अगर हम उसको मिला करके ना देते हैं तो ये इस तरह के आपको कोट करने पड़ेंगे आउटकम्स, आपको एक्सपेक्टेड आउटकम्स को आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। आप फील्ड की बात कर रहे हैं तो उस फील्ड के बारे में, आप मशीन की बात करें तो मशीन के बारे में, आप मेथड्स की बात कर रहे हैं तो मेथड्स के बारे में, आप लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो उस लिटरेचर के बारे में, आपको आपके आउटकम्स के बारे में आपको वहां पर कोट करना पड़ेगा कि ये आउटकम्स होंगे और इनसे ये बेनिफिट्स यहाँ पर होगा। लास्ट में आपको रेफरेंस लिखने पड़ेंगे सिनॉप्सिस के बिल्कुल लास्ट में। तो ऑल आइडियाज एंड वर्क ऑफ अदर पर्सन, जो पहले हो चुका, जो दूसरों के आइडिया हैं, regardless their sources must be acknowledged during synopsis writing। यानी कि उन आइडियाज को, उनके वर्क को दूसरे जो पर्सन्स हैं, दूसरे साइंटिस्ट हैं, दूसरे रिसर्चर हैं, उनको आपकी सिनॉप्सिस में एक्नॉलेज करना पड़ेगा, करना चाहिए, और ये मैंडेटरी भी है। दिस एक्नॉलेजमेंट इन डिफरेंट वेज इज कॉल्ड साइटेशन। तो उनके काम को आपकी सिनॉप्सिस में साइट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, है ना। साइटेशन के तरीके हैं, उन पे अपन आगे आ रहे हैं। तो उन वर्क को, उनके आइडियाज को, उनके थॉट्स को, उनके विचारों को आपकी सिनॉप्सिस में लिखना पड़ेगा, साइट करना। ए साइटेशन is a way of giving credit to individuals for their creative and intellectual works that you utilize to support your research। तुम्हारे रिसर्च के सपोर्ट के लिए जो दूसरे के काम है, दूसरे के जो आइडिया है, दूसरे के जो वर्क है, उनको जो काम में ले रहे हो, तो उसके लिए आपको उनके वर्क को साइट करना होता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू लोकेट particular sources and combat plagiarism। जो plagiarism है उसको अवॉइड करने के लिए, उसको दूर करने के लिए भी आपको एज सच उनके पैरा को नहीं लिखना आपकी सिनॉप्सिस में, आपकी थीसिस में, बस उनको आपको साइट कर देना है। साइट करने से जो प्लेगरिज्म वाला पार्ट है वो भी कम हो जाता है। अदरवाइज तो जो कंटेंट उनकी थीसिस में लिखा है, जो कंटेंट उनके लिटरेचर में लिखा है, जो कंटेंट उनके पेपर में लिखा है, वही कंटेंट आपके पेपर में लिखोगे तो प्लेगरिज्म में आ जाएगा। तो प्लेगरिज्म से बचने के लिए भी आपको एज सच ना लिख करके आपकी लैंग्वेज में लिखना है, लेकिन आइडिया उनके रहेंगे, थॉट उनके रहेंगे, तो उनके थॉट को एक्नॉलेज करने के लिए आपको साइट करना है। ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट और साइटेशन ऑफ द सोर्स इन योर आइडिया में बी बाय कोटिंग देम, बाय समराइजिंग देम, और बाय पैराफ्रेजिंग देम। या तो उनकी बात को कोट करते हुए लिखो, या उनकी बात को समराइज करते लिखो, या उनके पूरे पैराग्राफ्स को अपने ऑन लैंग्वेज में, अपने ऑन पैराग्राफ्स में लिखते हुए उनकी बात को आप साइट करो, आप कोट करो। अब ये जो कोटेशन है, ये साइटेशन है, ये अगर आप
रनिंग टेक्स्ट में कर रहे हैं, आपकी सिनॉप्सिस में अंदर कर रहे हैं, तो आप उसको साइटेशन कह रहे हैं। और आप उसको लास्ट में लिख रहे हैं, उसको 1 2 3 दे करके, उसके ऑथर का नाम दे करके या ईयर लिख करके ना, तो आप उसको लास्ट में रेफरेंसिंग कह रहे हैं। तो टेक्स्ट के अंदर उसको चीज को कोट करना साइटेशन हो गया, और टेक्स्ट के लास्ट में उस चीज को कंप्लीट एक सेट फॉर्मेट में लिखना क्या हो गया, रेफरेंसिंग हो गया। तो इन टेक्स्ट साइटेशन एंड एन टेक्स्ट रेफरेंसिंग स्टाइल dictates the information necessary for a citation and how the information is ordered, as well as punctuation and the other formatting are used for referencing. तो इन citations के लिए और इन references के लिए पर्टिकुलर साइटेशन जिसको दे रहे हैं उनका नाम हम रेफरेंस में भी इंक्लूड करेंगे, ये जरूरी है कि वहां तक ही छोड़ देंगे बस साइट? नहीं, जो साइटेशन में आप नाम दे रहे हो उनको तो आपको रेफरेंस में लिखना ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, और दोनों जो रेफरेंस में जो नाम लिख रहे हो वो जरूरी नहीं है कि आप उनको साइट करो। ओके सर, जैसे हाँ कोई सेकेंडरी हमारा डेटा है तो कहीं से दिया है तो वो हम रेफरेंस में लिखते हैं, बट वो लिख साइट देते हैं, लेकिन वो साइट नहीं करते। तो उस पर भी मैं आ रहा हूँ। देखो, स्लाइटली डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है रेफरेंस में और बिब्लियोग्राफी में। रेफरेंस तो है कि जिन चीजों को आपने आपके टेक्स्ट के अंदर साइट किया है उनको आपको लास्ट में लिखना ही लिखना है, तो वो तो हो गया रेफरेंस। और बिब्लियोग्राफी क्या हुआ कि आपने जो साइट किया वो तो लिखा ही लिखा है, और जो आपने अंदर साइट नहीं किया वो भी आपने लास्ट में लिख दिया कि मैंने यहाँ से भी स्टडी की है, लेकिन वो आपने इंक्लूड नहीं किया, उन चीजों की आपने लास्ट में लिख दिया है, तो उसको आप कहोगे बिब्लियोग्राफी। थैंक यू सर। है ना? तो रेफरेंस में और बिब्लियोग्राफी में ये माइन्यूट डिफरेंस है। तो हम बिब्लियोग्राफी लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसमें वो चीज भी शामिल है जो आपने साइट नहीं की, और आपने रेफरेंस लिखा तो इसका क्लियर कट है कि इसमें सारे रेफरेंसेस वही हैं जो आपने अंदर साइट किए हुए हैं। क्लियर? तो यस सर, साइटेशन और रेफरेंस इनके लिए एक सेट फॉर्मेट होते हैं, सेट सिस्टम होते हैं, सेट स्टाइल होती है। ब्रेक हो रही है। अच्छा, साइट आ रही है आवाज? जी सर। यस सर, आ रही। साइटेशन लिखने के लिए, रेफरेंसेस लिखने के लिए, बिब्लियोग्राफी लिखने के लिए बिल्कुल सेट फॉर्मेट होते हैं। वो सेट फॉर्मेट काम में लिए जाते हैं साइटेशन लिखने के लिए टेक्स्ट के अंदर, रेफरेंस लिखने के लिए टेक्स्ट के बिल्कुल लास्ट में, और उनको हम यहाँ पर भी डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर रेफरेंस लिखने के लिए रीजंस भी बताएं, एकेडमिक रीजंस और प्रैक्टिकल रीजंस भी हैं कि क्यों हम रेफरेंसेस को लिखते हैं। ठीक है, ये साइटेशन, रेफरेंस, रेफरेंस लिस्ट और बिब्लियोग्राफी चार के थोड़े डिफरेंसेस हैं। तो साइटेशन किन्हें कहेंगे? अपीयर्स इन द टेक्स्ट ऑफ योर essay wherever you use a quotation or incorporate an idea you have picked from another source। यानी कि इन टेक्स्ट चीजें हैं ये जो आपने कहीं से लिया है किसी के आइडिया को आपके ऐसे में, आपके पैराग्राफ में, तो उस पैराग्राफ में दूसरे के आइडिया को कोट करने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो आपने सिस्टम काम में लिया है उसको आप क्या कह रहे हैं? साइटेशन कह रहे हैं। और रेफरेंस क्या है? अपीयर्स एट द एंड ऑफ योर एसे और द चैप्टर और समटाइम्स एट द बॉटम ऑफ ईच पेज, जिनको हम फुट नोट बोलते हैं, और ऑन द सेपरेट पेज, जिनको हम एंड नोट बोलते हैं, एंड गिव फुल डिटेल्स ऑफ सोर्स ऑफ योर इंफॉर्मेशन। तो यानी कि आपने जहां से इंफॉर्मेशन ली उसके बारे में
पूरी की पूरी कंप्लीट जो डिटेल जो देते हैं उसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, रेफरेंस कहेंगे। और जो रेफरेंस लिस्ट यानी कि लास्ट में जो लिस्ट दी जा रही है उसको हम रेफरेंस लिस्ट कहेंगे। और बिब्लियोग्राफी क्या कहेंगे, ए लिस्ट एट द एंड ऑफ योर एसे which gives the full details of all sources which you have read even they are not referred to within the text। यानी कि सारे के सारे जो आपने रीड किए हैं, जो आपने पढ़े हैं, जो आपने जहां जहां से भी जो भी चीजें देखी हैं, उन सबको आपने इसमें इंक्लूड कर दिया, इवन आपने उनको उसमें साइटेशन में काम में नहीं लिया। तो उन सारी चीजों को आप क्या कहेंगे, बिब्लियोग्राफी कहेंगे। तो देयर इज स्मॉल डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। रेफरेंस वो है जो आपने साइट किए हैं, उन्हीं को आपने काम में लिया है, और बिब्लियोग्राफी वो है जो आपने साइट किए हैं उनको भी आपने काम में लिया है, और जो आपने पढ़े हैं लेकिन साइट नहीं किए उनको भी आपने काम में लिया है। क्लियर? क्लियर सर। सर मेरा एक डाउट था सर, जैसे कि मेरा कोई एक टॉपिक है और मुझे इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी हेल्प एनसीईआरटी की बुक की चाहिए, हाँ है ना सर? तो सर वो हाँ, मेरा रेफरेंस में जाएगा ना, मुझे मेंशन करना पड़ेगा ना थोड़ा सा मैटर भी लेने के बिल्कुल लिए इंट्रोडक्शन में? बिल्कुल बिल्कुल। एनसीईआरटी की जो बुक का आप मैटर काम में ले रहे हैं, उस जी मैटर सर। को आप अपनी लैंग्वेज में लिख करके ना उसके ऊपर साइट कर देंगे, और साइटेशन का जो स्टाइल है वो काम में ले लेंगे। तो या 1 अच्छा 2 3 अच्छा 4 5 के रूप में काम में लेते हैं, या एनसीईआरटी ईयर लिख करके ना काम में ले सकते हैं। उस पे अभी अपन आगे आ रहे हैं, लेकिन आपको डेफिनेटली उसको साइट करना पड़ेगा कि जो आप ये लिख रहे हैं उसका सपोर्टिंग एविडेंस क्या है। आप कोई रिजल्ट है, आप कोई आर्टिकल है, कोई बुक है, और बुक है तो कौन सी जी बुक जी। है ना, तो ये लेना अच्छा पड़ेगा, सर, है ना, ओके सर। ये हमारा चला जाएगा किसमें? साइटेशन। साइटेशन में। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। जी देन नाउ क्लियर सर। when you are reading for an assignment or for writing a review report, synopsis, thesis, you may use a whole range of source। कहाँ से ले सकते हैं? जब आप सिनॉप्सिस लिख रहे हैं तो भी, रिव्यू लिख रहे हैं तो भी, रिपोर्ट लिख रहे हैं तो भी, थीसिस लिख रहे हैं तो भी, आप बुक भी पढ़ सकते हैं, कोई चैप्टर पढ़ सकते हैं, जर्नल आर्टिकल पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल आप पढ़ रहे होंगे, आप वेबसाइट पे देख रहे होंगे, कोई ईमेल देख रहे होंगे, कोई मैप काम में ले रहे होंगे। इन सबको लिखने का एक तरीका है, इनको प्रेजेंट करने का एक तरीका है, और वो प्रेजेंट करने का तरीका ही यहाँ पर रेफरेंस राइटिंग है, साइटेशन राइटिंग है, और उनकी स्टाइल्स है। क्लियर? कोई भी एक स्टाइल, कोई भी एक सिस्टम, कोई भी एक पैटर्न आप यहाँ पर काम में ले सकते हैं। बहुत से पैटर्न हैं जिनको यहाँ पर मैंने मेंशन किया, और भी बहुत से पैटर्न हैं जो छुटे हुए, आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। ऑक्सफोर्ड स्टाइल है, हार्वर्ड स्टाइल है, शिकागो स्टाइल है, वैंकूवर स्टाइल है, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री स्टाइल है, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी स्टाइल है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन एमएलए स्टाइल है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए स्टाइल है, मॉडर्न ह्यूमैनिटीज रिसर्च एसोसिएशन एमएचआरए स्टाइल है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स IEEE स्टाइल है। तो ये कुछ तो हमारा यूनिवर्सिटी कौन सा स्टाइल में एक्सेप्ट करता है? एपीए होगा मोस्ट ये प्रोबेबली। अभी अपन डिस्कस करेंगे, शायद सब्जेक्ट वाइज भी है, और आप अपने सब्जेक्ट के MLA अकॉर्डिंग स्टाइल भी आप काम में ले सकते हैं, लेकिन जो काम में ले रहे हैं कोई एक को काम में लेना, ऐसा नहीं कोई आप एक रेफरेंस तो RSC का ले लिया, एक आपने ACS का ले लिया, एक MLA का ले लिया, एक APA का ले लिया, ऐसा नहीं करेंगे। आप कोई एक रेफरेंस स्टाइल आप काम में लेके सारे रेफरेंस उसी स्टाइल में लिखना। ठीक है सर। सर इसमें सब्जेक्ट वाइज लेते हैं ना, जैसे एजुकेशन एंड साइंस वाले लेते हैं तो इसमें एपीए लेते हैं, और हाँ ठीक और है। आर्ट्स वाले MLA ले सकते हैं, और कॉमर्स वाले शिकागो सर। हाँ, जो भी उसमें हो सकता है वो सब्जेक्ट वाइज हो, तो जो आपके सब्जेक्ट की हो स्टाइल वो आप काम में ले सकते हैं, बिल्कुल आप फ्री हैं, इसमें कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है कि यही स्टाइल आपको काम में लेनी है, यही पैटर्न आपको काम में लेना है।
जी है सर। ना? इजी कौन सी वाली स्टाइल है सर? है? इजी स्टाइल कौन सी है, लिखना आसान हो? नहीं, सब में आसान है, सबका अपना अपना पैटर्न है। उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये इसी तरह से आपको काम में लेना है। आप जो जो सबसे इजी हो आप उसको काम में लेते हैं, जो आपके सब्जेक्ट में चलती हो वो आप काम में ले सकते हैं, है ना? होम साइंस सब्जेक्ट है शायद सर, जो कौन सी वाली? ये जो इंजीनियरिंग में IEEE चलता होगा, ह्यूमैनिटीज में MHRA चलता होगा, और जो साइकोलॉजी वाले आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं उनमें APA चलता होगा, और जो लिंग्विस्टिक वाले हैं, लैंग्वेज वाले हैं, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, इंग्लिश है, इनमें MLA स्टाइल चलता हो। केमिस्ट्री में, साइंस में निश्चित रूप से RSC और ACS स्टाइल चलता है। वैंकूवर स्टाइल भी कहीं कहीं काम में ले लेते हैं। बाकी जो मोस्ट प्रिफर्ड है वो RSC और ACS स्टाइल है। वैंकूवर स्टाइल भी है जिसमें वो नंबरिंग स्टाइल है, तो इसको भी काम में ले लेते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री है आप, लेकिन जो भी स्टाइल आप काम में ले रहे हैं, जो भी पैटर्न आप काम में ले रहे हैं, एक ही पैटर्न काम में लेना। आप उसमें मिक्सर मत करना कि एक रेफरेंस तो इस पैटर्न में लिख दिया, दूसरा रेफरेंस दूसरे पैटर्न में लिख दिया। क्लियर? ओके हार्वर्ड स्टाइल है जैसे, इसको नेम ऑन डेट स्टाइल या नेम एंड ईयर स्टाइल भी बोलते हैं, नेम एंड ईयर पैटर्न भी बोलते हैं। साइटेशन अगर हम करें तो दो तरीके हैं, इसको डायरेक्ट साइटेशन करें तो पहले ऑथर का नाम लिख देते हैं और ब्रैकेट में उसका ईयर लिख देते हैं कि किस ईयर में ये बात कोट की गई थी, बात कही गई थी। तो से मोर डिस्कस लर्निंग इमोशन रूल्स इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये तो हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट भी इसी बात को आप लिख सकते हो कि सम कमेंटेटर सजेस्ट दैट इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस इट इज नेसेसरी टू लर्न इमोशन रूल्स। और किसने कहा? सेम और कॉमा लगाया, 2005 यानी ईयर लिख दिया और ब्रैकेट उसका बंद कर दिया। while others believe this is not the case, है ना? यानी एक ने तो ये कहा कि जो लर्निंग इमोशंस हैं वो रूल करते हैं, दूसरे ये कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है। तो डायरेक्ट में तो उनका नाम पहले लिखा और फिर उनका जो वो कोट करना चाह रहे हैं, जो उन्होंने कहा उनको आपने कोट कर दिया। इनडायरेक्ट में ये कहा कि पहले आपने पूरा आपका ओपिनियन दे दिया और उसके लिए कहा कि एक ने तो ये कहा लेकिन दूसरे इसको अवॉइड करते हैं, इसमें विश्वास नहीं करते। तो इसमें जो माइन्यूट डिफरेंस वो क्या है दोनों में? डायरेक्ट में कि नाम पहले है फिर ब्रैकेट में ईयर है, और इनडायरेक्ट में नाम और ईयर दोनों ब्रैकेट में है और दोनों के बीच में क्या है? कॉमा है। इस कॉमा से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट साइटेशन डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल माइन्यूट इसमें डिफरेंस है। तो आपने सिंगल ऑथर का डायरेक्ट साइटेशन किया और सिंगल ऑथर का इनडायरेक्ट किया। अब आप ऐसे ही अगर ऑथर डबल हैं तो आप इनको एंड से जोड़ते हुए कर सकते हैं, और यहां पर भी आप कॉमा दे करके एंड से जोड़ते हुए ईयर आप लिख सकते हैं। और मोर देन 2 ऑथर्स हैं तो आप फर्स्ट ऑथर लिखेंगे और उसके बाद में एट ऑल लगा देंगे। आपने पढ़ा होगा ना कहीं कि कोस्टे एट ऑल, और है ना, देन अग्रवाल एंड एट ऑल। तो वो सारे के सारे जो ऑथर्स हैं, मोर देन 2 ऑथर्स या मोर देन 3 ऑथर्स हैं, उनको हम यहाँ एट ऑल लिख करके ना इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हार्वर्ड स्टाइल है साइटेशन की। ऐसे आप बुक्स को साइट कर सकते हैं, है ना, और बुक बाय 2 ऑथर्स वाले को आप साइट कर सकते हैं, और बुक बाय मोर देन 2 ऑथर्स हैं तो उनको आप साइट कर सकते हैं, एट ऑल लगा सकते हैं। देन एक स्टाइल है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी स्टाइल, जिसमें साइट करें, यानी कि रनिंग जो टेक्स्ट है उसके अंदर हम कैसे लिखें वो यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पर 2-3 तरीके हैं उसमें रनिंग टेक्स्ट में लिखते हुए, कि सुपरस्क्रिप्ट नंबर लिखेंगे। सुपरस्क्रिप्ट लिखेंगे, जैसे मैंने ये येलो में दिखाया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है,
तो इसको हम सुपरस्क्रिप्ट नंबरिंग बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 के रूप में हम उन रेफरेंसेस को साइट करते जाएंगे, उनके कोटेशंस को हम साइट करते जाएंगे, है ना। तो कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर रहेगा, 1 2 3 4 इस तरह से हम उसको लिखते जाएंगे। और नंबर इन पैरेंथेस अगर हम ब्रैकेट में उनको लिखते, सुपर स्क्रिप्ट के रूप में हम अगर नहीं लिखें, तो अगर हम उनको ब्रैकेट में लिखेंगे, उनको पैराग्राफ में देंगे और ब्रैकेट लगाएंगे बाद में, तो उन पैरेंथेस को, उन ब्रैकेट्स को हम इटैलिक कर देंगे और फिर वही कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर रहेगा 1 2 3 4 5। और हम तीसरा तरीका ACS में ये भी ले सकते हैं कि ऑथर का नाम लिखें, फर्स्ट ऑथर, और एट ऑल लगा दें, कॉमा लगा करके ईयर लिख दें जिस ईयर में वो उन्होंने काम किया है, वर्क पब्लिश किया है। तो ACS में तीनों ही तरीके हैं साइटेशन के। आप सुपरस्क्रिप्ट के रूप में भी काम ले सकते हो, आप इटैलिक रूप में लिखते हुए पैरेंथेस के रूप में भी काम ले सकते हो, और आप पैरेंथ में रूप में ऑथर और ईयर को लिखते हुए भी आप उसको साइट कर सकते हो। तो ये तो हुआ साइटेशन का तरीका। 3 तरीके से आप अमेरिकन केमिकल सोसाइटी में आप इसको आपके पैराग्राफ में, आपके कोटेशन में, आपके रनिंग मैटर में उसको एक्नॉलेज कर सकते हो। देन रेफरेंस के रूप में अगर आप लिखें तो वो लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जर्नल को आपको साइट रेफरेंस के रूप में लिखना है। तो देखिए ये स्ट्रिक्टली आपको इस तरह से ही फॉलो करना पड़ेगा कि आपको सरनेम पहले लेना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर आपको जो इनिशियल्स हैं उनके फर्स्ट लेटर लेने हैं और डॉट के साथ में उनको लगाना है, और दोनों इनिशियल्स के बीच में भी एक स्पेस है, इसको भी आपको नोट डाउन करना है, और फिर आपको सेमी कोलन लगाना है। फिर दूसरा ऑथर, उसका सरनेम, कॉमा, फिर उसका इनिशियल, फिर फुल स्टॉप, फिर सेमी कोलन। इस तरह से आपने सारे ऑथर्स को आपने यहां तक लिखा। आप ये भी ध्यान रखें कि लास्ट वाले ऑथर को एंड से नहीं जोड़ा हुआ है। बहुत से जो पैटर्न है उसमें लास्ट वाला ऑथर एंड से जुड़ा हुआ होता है, अलग अलग ऑथर उसके अलग अलग पैटर्न है। तो यहाँ ACS में ये नहीं है। फिर क्या दिया, टाइटल ऑफ वर्क दे दिया, यानी कि जो आर्टिकल है उसका टाइटल यहाँ पर आपको मेंशन करना है। फिर आपको नेम ऑफ जर्नल देना है और उसको इटैलिक लिखना है, तो उसको भी एब्रीविएशन लिखना है, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है उस जर्नल का। तो जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। तो आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो फुल नेम है वो एब्रीविएटेड है, शॉर्ट फॉर्म में है, और वो भी आपको डॉट लगे हुए हैं सबके बाद में। बहुत से जर्नल ऐसे हैं, बहुत से स्टाइल ऐसे हैं जिनमें J, AM, कैम और सोस, इनके बाद में फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता, यहां पर इस पैटर्न में लगाया हुआ है। फिर आप देख रहे हैं कि ईयर लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर वॉल्यूम लिखा, कौन से वॉल्यूम में ये पब्लिश हुआ, और उसको इटैलिक किया हुआ है, और उसके ब्रैकेट में उस वॉल्यूम के इश्यू को लिखा कि ये जनवरी का इश्यू है, फरवरी का है, मार्च का है, अप्रैल का है, मई का है, या यूं कहें कि पहला पब्लिकेशन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, सातवां है। तो वो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, है ना। फिर आपको पेज नंबर लिखने पड़ेंगे। पेज नंबर बहुत से ऐसे होते हैं जो फर्स्ट पेज ही बताते हैं, लास्ट तक नहीं बताते। यहाँ पर क्या है कि आपको कहाँ से पेज शुरू हुआ और कहाँ पर वो आर्टिकल खत्म हुआ, वो वहां से कंप्लीट आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। फिर फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। फिर उस आर्टिकल का आपको DOI बताना पड़ेगा, तो DOI यहाँ पर लिखना पड़ेगा। डिजिटल ऑप्टिकल इंडिकेटर आपको उस आर्टिकल का यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से जो जर्नल आर्टिकल है वो आपको लिखना पड़ेगा। बुक सर DOI क्या होता है? डिजिटल ऑप्टिकल इंडिकेटर, उस पर्टिकुलर आर्टिकल का, उस पर्टिकुलर पेपर का। वो हर पेपर के साथ में
जब आप जाएंगे देखेंगे उस पेपर को, तो उसके हर एक के साथ में DOI लिखा रहता अच्छा। है ना। तो उसको लिंक करते ही वो पेपर कंप्लीट खुल जाता है ना। सारा आपको ऑथर का नाम, ईयर, पेज नंबर ये टाइप करने की, ये देने की जरूरत नहीं है। आप DOI को ही अगर आप पेस्ट कर देंगे गूगल में, तो आपका कंप्लीट पेपर ओपन हो जाएगा। ओपन, अगर वो फ्री है तो वो ओपन हो जाएगा, फ्री नहीं है तो वो आपसे चार्जिंग वाले पैसे मांगने वाले पर रीडायरेक्ट कर देगा कि हाँ आप ये इतना पाउंड या इतना डॉलर या इतना रुपीस पे कीजिए, देन ये पेपर ओपन होगा। तो वो उसका इंडिकेटर है, उसकी आइडेंटिटी है एक आर्टिकल की। ठीक है। देन वेबसाइट लिखने के भी तरीके हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, फेडरल एजेंसी पब्लिकेशन और स्ट्रीमिंग मीडिया अगर कोई है तो उनके सारे ये लिखने के उसमें तरीके। दूसरा सर एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है, जैसे अपने रेफरेंस दिए बहुत सारे, और इनमें जैसे कहीं कॉमा की, कहीं सेमीकोलन की, इनकी कहीं अपने से एरर रह जाता है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, कैसे पता चलेगा अपने को भी अपने रेफरेंस में यहाँ एरर कर दिया, गलती कर दी? नहीं, वो ऐसे तो फाइंड आउट नहीं होगा। आपको एक एक लाइन को, एक एक कॉमा को बहुत ही माइन्यूटली देखना पड़ेगा। यस सर। है ना। इसमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि भाई आपने उसमें फिट किया और वो एरर फाइंड आउट हो जाएगी। हाँ, ये जरूर सॉफ्टवेयर है कि आपकी जो रेफरेंसिंग है उसको वो उसके अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं। जैसे मेंडले है, मैंने एक शुरू में नाम दिया ना, और ये एक ये जैसे एंड नोट है, ये सॉफ्टवेयर है, ये टूल्स हैं। अगर आप इसमें आपके पेपर को, आपके जो आर्टिकल्स हैं उनके सबको लिस्ट बनाकर इसमें अपलोड कर देंगे ना, तो जिस भी आप स्टाइल में आप उनको लेना चाहते हैं, उन स्टाइल में ये ऑटोमेटिकली उनको चेंज कर देते हैं। ऑक्सफोर्ड में चाहोगे तो ऑक्सफोर्ड में हो जाएगा, हार्वर्ड में चाहोगे हार्वर्ड में हो जाएगा, MLA में चाहोगे MLA में चेंज कर देंगे। तो ये आप सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनको आप काम में ले सकते हैं। जनरली लेकिन अपन जब आप केमिस्ट्री लिख में, रहे होते हैं तब आपको ये है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यस सर, है ना। केमिस्ट्री में अपन कौन सा स्टाइल यूज करते हैं सर? केमिस्ट्री में ACS, RSC, वैंकूर, ये 3 में आप काम कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू। तो ये ACS वाला हो गया एक एग्जांपल। एक एग्जांपल MLA और APA है ना। MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन और APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये 2 सिस्टम है, 2 पैटर्न है, 2 स्टाइल है, इनको भी काम में ले सकते हैं। तो नॉर्मली ह्यूमैनिटीज और रिलेटेड एरियाज में MLA काम में लिया जाता है, और जो सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं उसमें APA काम में लिया जाता है। हम इसमें रेफरेंस कर रहे, साइट कर रहे, उसके लिए ही हेल्प आता है, या फिर कुछ एडिटिंग, या फिर हमारा जैसे अभी किसी ने कोई प्रिपोजिशन वगैरह कहीं कुछ ऐसा, वो सब भी एडिट करता है? कौन सा, ये सॉफ्टवेयर या ये रेफरेंस स्टाइल? हाँ जी, ये APA एंड ऑल सॉफ्टवेयर सर। ये हाँ, उसमें आप जो एडिटिंग कर रहे हैं ना उसमें भी काम में आता है, और उसमें आप उसके साथ में लिंक करके रखेंगे तो जो आपका साइटेशन है वो भी ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, और जो आपके रेफरेंसेस हैं लास्ट में वो भी ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। तो आपको एक थैंक एक यू को सर। फिर लिखने की जरूरत नहीं हाँ पड़ती। जी, हाँ जी, ठीक है सर। तो MLA focuses on authorship और APA focuses on date of publication, है ना। तो दोनों में देखो ये थोड़ा सा है कि इसमें तो नाम ही दे देते, स्मिथ एंड जॉनसन दे दिया MLA में, वो कब हुआ कब नहीं हुआ वो साइटेशन में नहीं देते, वो बाद में रेफरेंसेस में उसको डिटेल में देते हैं। और जो APA है वो ऑथर के साथ साथ उसकी जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है या ईयर है उसके ऊपर फोकस करता है। Format is designated for easy of presentation. Format is designated for comparison of research and determining relevance. यानी कि relevance पे ये ज्यादा फोकस करता है। Often viewed a easier to follow by student and often
thought of often thought of as more difficult by student, commonly tough first to student, commonly taught as a alternative citation style. तो लैंग्वेज के बेसिस पर आप एमएलए और एपीए को यहाँ पर काम में ले सकते हो। तो ये दो एग्जांपल यहाँ पर आप दे सकते हैं। देखो कि अगर इन टेक्स्ट साइटेशन है तो आप एमएलए में आप लिखेंगे तो आपने लिख दिया जॉनसन और 34 पेज नंबर दे दिया। एपीए में उसको लिखा जॉनसन कॉमा ईयर भी दिया, फिर कॉमा पेज नंबर भी लगाया। और एन टेक्स्ट में अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो एमएलए में जॉनसन थॉमस स्टडीज इन कॉलेज ये दिया और पब्लिकेशन दिया और ईयर दिया और फिर उसको प्रिंट दिया। और एपीए में ब्रैकेट में यहाँ पर ईयर दिया ऑथर के साथ ही, और फिर यहाँ पर ईयर कहाँ पर है, पब्लिकेशन के बाद में, पब्लिशर के बाद में, और यहाँ पर ईयर कब है, ऑथर के साथ में। तो ये इस तरह का माइन्यूट इसमें डिफरेंस रहेगा। जर्नल की अगर हम टाइप करें तो ये एमएलए का टेम्पलेट है, ये एपीए का टेम्पलेट है। एमएलए में लास्ट नेम लिखते हैं, फिर फर्स्ट नेम लिखते हैं, फिर टाइटल ऑफ वर्क लिखते हैं, जर्नल टाइटल लिखते हैं, वॉल्यूम लिखते हैं, इश्यू लिखते हैं, ईयर ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर पेज नंबर लिखते हैं, फिर मीडियम लिखते हैं। एपीए में लास्ट नेम फिर फर्स्ट इनिशियल, ठीक है। देखो दोनों में डिफरेंस कि एमएलए में तो लास्ट नेम है और फर्स्ट नेम है पूरा, एपीए में लास्ट नेम है और फर्स्ट नेम के इनिशियल है और फिर ईयर इसके साथ में ही है, फिर टाइटल ऑफ वर्क है, जर्नल का टाइटल है, वॉल्यूम, फिर इसके बीच में इश्यू है, फिर पेज नंबर्स। तो एक एग्जांपल यहाँ पर देखें, एमएलए में लिखेंगे तो स्मिथ लिंडा और स्टूडेंट इन डेंजर, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस, फिर 7.2 यानी कि इश्यू लिखा और ईयर लिखा और फिर उसके कॉलन लगा करके ना पेज नंबर लिखा। और ये कैसा ऑनलाइन है कि प्रिंट है, तो यहाँ पर उसका मीडिया लिख दिया, मीडियम लिख दिया कि ये प्रिंट मीडिया का है, ऑनलाइन नहीं। एपीए में उसी बात को कैसे लिखा, स्मिथ फिर कॉमा लगाया, एल के बाद में इनिशियल लिखा, ब्रैकेट में ईयर लिखा, फिर स्टूडेंट इन डेंजर। ये आप देख रहे हो क्या डिफरेंस है, यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, यहाँ पर इसको रनिंग मैटर में लिख दिया, फिर फुल स्टॉप लगाया, फिर जर्नल का नाम न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस, फिर कॉमा लगाया, फिर ईयर। लेकिन अब इसको भी देखो इश्यू लिखने का तरीका, यहाँ पर इश्यू 7 है, ये वॉल्यूम 7 है और इश्यू 2 है, तो दोनों के बीच में क्या है, पॉइंट है, फुल स्टॉप है, और यहां दोनों के बीच में क्या है, ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है। तो 7 ब्रैकेट में 2, यहाँ 7.2 यानी कि 7 तो क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, 2 यहाँ पर क्या हो गया, इश्यू हो गया। यहाँ पर 7 वॉल्यूम हो गया, 2 इश्यू हो गया, और फिर कॉमा लगाया और फिर पेज नंबर लगाया। इसी बात को अगर एसीएस में लिखेंगे तो पहले स्मिथ लिखेंगे, फिर इनिशियल लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे, ये ईयर यहाँ जर्नल के बाद में आ जाएगा, फिर कॉमा लगेगा, फिर वॉल्यूम, इश्यू और फिर पेज नंबर, ऐसे आ जाएंगे। तो सबका अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग टेम्पलेट है, अलग अलग सिस्टम है। तो आपको कोई एक सिस्टम को यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग सारे रेफरेंसेस और सारे साइटेशन आपको लिखने पड़ेंगे। ये नहीं कि एक जगह तो आपने साइट कर दिया नंबरिंग में, एक जगह साइट कर दिया ईयर में, एक जगह साइट कर दिया आपने ऑथर के नाम में। आपको कोई एक साइटेशन पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, एक रेफरेंसिंग पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा। देन लास्ट में आपको प्रोफोर्मा और जो क्वेश्चनियर्स हैं वो आपकी सिनॉप्सिस में लास्ट में लगाने पड़ेंगे कि ये प्रोफोर्मा में काम में लूंगा एक्सपेरिमेंट्स के रूप में, डेटा कलेक्शन में, या ये क्वेश्चनियर्स हैं, इन क्वेश्चनियर्स को मैं मेरे रिसर्च प्रपोजल में काम में लूंगा।
और उसके बाद में आप सिनॉप्सिस प्रेजेंट करेंगे। लिखने के बाद में प्रेजेंट करते समय हेलो सर। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो। Questionnaire include is mandatory in the synopsis questionnaire. It will depend on your subject necessity. If you are it will be required for question part, for survey part in your research area, then it is necessary, otherwise not necessary. Okay. Okay, sir. Are you listening? Okay. Yes, sir. Okay, Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Then सर हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या सिनॉप्सिस में क्वेश्चनायरी लगाएंगे लास्ट में? हमारी तो कंपैरेटिव, अगर हमारी क्वालिटेटिव है और कंपैरेटिव रिसर्च है हाँ तो उसमें नहीं लगाएंगे। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हाँ नहीं नहीं उसमें नहीं लगाएंगे, है ना। ठीक है सर। ये Thank तो you, sir. जहां पर देखो एक कॉमन है बहुत से, हाँ जी, जैसे हाँ जी। आप सर्वे करते हैं, जैसे कहीं कोई जैसे कोई स्कीम का सर्वे है, जैसे कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, उसके ऊपर सर्वे है, तो आप उस सर्वे पे आपको कोई क्वेश्चन तो सेट करने पड़ेंगे ना, पूछने के लिए लोगों से। तो आप वो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने पूछने के लिए आप क्वेश्चनेयर बनाएंगे, ये क्वेश्चंस हैं, आप इसमें कितने सेटिस्फाई हैं, आप कितने परसेंट आप इसमें यस करते हैं, कितने लोग नो करते हैं, कितने परसेंट ये है कि हाँ ये स्कीम गवर्नमेंट की सही है, ये सही नहीं है। तो ये एक जो पैटर्न है, ये पैटर्न पूछने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस डिजाइन करने पड़ते हैं और उनके बेसिस पे आपको एनालाइज करना पड़ता है हाँ आपके जी। सर्वे को। सर तो वो एक और आपको डाउट, हाँ जी सर, एक और डाउट क्रिएट हो जाता है। अब रिसर्च पेपर के लिए हम कुछ ऐसे मेथोडोलॉजी ऑप्ट कर रहे हैं, जैसे सर्वे कर रहे हैं और इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है, टेक्निक यूज कर रहे हैं। सर ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन और आंसर्स हम मेथोडोलॉजी में वो कर सकते हैं ना इंक्लूड रिसर्च हाँ पेपर? बिल्कुल मेथोडोलॉजी में, कि ये मेरे मेथोडोलॉजी रहेगी कि मैं क्वेश्चन पेपर डिजाइन करूंगा, क्वेश्चनर्स डिजाइन करूंगा, वो क्वेश्चनर्स मैं सोसाइटी में दूंगा या एक ग्रुप में दूंगा या एक मतलब एक सर्वे ग्रुप ऑफ ग्रुप में दूंगा, और उनका जो ओपिनियन आएगा उस ओपिनियन को मैं कलेक्ट केस करूंगा, बना के उसकी एनालाइज करूंगा, और उनके जो आउटकम्स रहेंगे उनको मैं पब्लिश करूंगा कि लोगों का ये नजरिया, लोगों का ये व्यू है इस पर्टिकुलर। सर जो हाँ सर, और जो क्वेश्चन के आउटपुट्स रहेंगे वो हम एनालिसिस में लिखेंगे? बिल्कुल वो एनालिसिस में लिखेंगे, ठीक है सर, है ना। थैंक यू। हाँ जी। देन आप सिनॉप्सिस को प्रेजेंट करोगे रजिस्ट्रेशन के लिए, अप्रूवल के लिए, और वो आप यहाँ पर SRC DRC जो होती है उसमें प्रेजेंट किया जाता है आपके प्रपोजल को, आपके प्रोजेक्ट को, आपके वर्क को। तो उसके लिए भी मैं आपको एक लेआउट सा, एक आउटलाइन सी मैं आपको बता दूं कि लगभग 15 पर स्लाइड्स की 10 to 15 या 15 सर to 20। स्टार्टिंग से सर आपका प्रेजेंटेशन मुझे बिल्कुल विजिबल नहीं हुआ, मैंने चेक भी किया कनेक्शन, बट ये हमें अवेलेबल हो जाएगा सर आज ही ना ये आपका प्रेजेंटेशन? बिल्कुल आपका जो ग्रुप बना हुआ है ना, उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा, उसमें अवेलेबल रहेगा, ठीक है है सर, ना। थैंक यू। तो आप 15 to 20 या 10 to 15 स्लाइड्स का एक समरी बनाएंगे, जो आप DRC के सामने, SRC के सामने आपके वर्क को प्रेजेंट करेंगे फॉर गेटिंग योर रजिस्ट्रेशन इन द यूनिवर्सिटी, है ना। तो इसमें आप इंट्रोडक्शन की एक स्लाइड बना लेंगे, रिलेवेंस की एक बना लेंगे, लिटरेचर रिव्यू पे 2 to 3 स्लाइड्स आप बना लेंगे, आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की एक सिंगल स्लाइड आप बना लेंगे, हाइपोथेसिस आपका क्या रहेगा उसके ऊपर आप एक सिंगल स्लाइड बना लेंगे, कौन कौन से मेथड्स और मटेरियल्स, एक्सपेरिमेंट्स, आप मेथडोलॉजी आप काम में लेंगे, उस पे 3 to 4 स्लाइड्स की एक समरी आप बना लेंगे। स्टडी टाइमलाइन आपकी क्या रहेगी, वो टाइमलाइन आप बताएंगे कि भाई ये मेरी टाइमलाइन रहेगी इस पूरे काम को कंप्लीट करने की, तो उस पर एक सिंगल स्लाइड बना लेंगे। एक सिंगल स्लाइड आप रेफरेंस की बना लेंगे, और एक सिंगल स्लाइड आपका सुपरवाइजर का क्या कंट्रीब्यूशन इस पूरे रिसर्च में रहेगा, उसको आप यहाँ पर समराइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप
समरी यहाँ पर बना लेंगे और उस समरी को उन 10 to 15 या 10 to 20 स्लाइड्स को आप डीआरसी के सामने प्रेजेंट। तो इतना पार्ट तो हो गया आपका सिनॉप्सिस राइटिंग का। आपने सिनॉप्सिस राइट की, आपने सिनॉप्सिस सबमिट की, आपकी सिनॉप्सिस आपने प्रेजेंट की, सिनॉप्सिस का आपका अप्रूवल हो गया। उसके बाद में आपने रिसर्च वर्क किया, जो भी आप मेथड्स आपने काम में लिए उन मेथड्स को काम में लेते हुए आपके रिजल्ट्स आपके पास आ गए। उन रिजल्ट्स को आपने एनालाइज किया और उन रिजल्ट्स को लेते हुए आप कुछ रिपोर्ट्स आप लिखना चाह रहे हैं, कुछ आर्टिकल्स आप लिखना चाह रहे हैं, मैन्युस्क्रिप्ट आप लिखना चाह रहे हैं, तो वो आप रिपोर्ट राइट कर सकते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट राइट कर सकते हैं, आर्टिकल राइट कर सकते हैं, उनको आप पब्लिश करा सकते हैं। जो भी आपका पब्लिशिंग एरिया है, मीडियम है, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, प्रिंट मीडियम में आप उसको पब्लिश कर सकते हैं और प्रेस मीडियम आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट राइटिंग के भी कुछ ब्रीफ सा मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स रहती हैं, अलग अलग तरह के उसके राइट करने के तरीके रहते हैं। जो अपने से रिलेटेड है वो अपन यहाँ पर ज्यादा डिस्कस कर लेंगे। उसमें भी कुछ फॉर्मेट अपने डिजाइन किए हुए हैं कोटा यूनिवर्सिटी ने, तो उन फॉर्मेट्स में ही आपकी जो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट या क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट, हाफ ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट है या ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो आप इसमें सबमिट करेंगे आपके सुपरवाइजर के थ्रू। अदरवाइज ये माना जाएगा कि भाई अभी आप काम ही नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई वर्क प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है और आपके गाइड के लिए भी बेनिफिशियल है। आपके लिए इसलिए है कि आप एक पर्टिकुलर जो टाइमलाइन है उस टाइमलाइन में आप अपना काम कंप्लीट कर लेंगे और आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज ये रहता है कि लास्ट टाइम है कि अभी मैंने तो कुछ 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गए, मैंने तो कुछ किया ही नहीं और अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो उसमें फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो आप रेगुलर रहें रिपोर्ट सबमिशन। रिपोर्ट राइटिंग, a report is a written account of something that has heard, observed, done or investigated. Clear? भाई रिटन डॉक्यूमेंट है रिपोर्ट। जो आपने सुना है वो भी आप लिख रहे हैं, जो आपने Yes, sir. ऑब्जर्व किया वो भी आप लिख रहे हैं, लिखें। जो आपने किया वो भी आप लिखें और जो आपने इन्वेस्टिगेट किया है ना, वो भी आप उसको लिखें। रिपोर्ट राइटिंग describe and examine an event or occurrence precisely. It is important to make use of appropriate words while writing a report based on an event, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई बुक फेयर है उसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग, कोई स्पोर्ट मीट है उसकी रिपोर्ट राइटिंग, कोई एक्सीडेंट हो गया उसकी रिपोर्ट राइटिंग, कोई आपने विजिट की है उसकी रिपोर्ट राइटिंग और कोई इंस्पेक्शन किया है उसकी रिपोर्ट राइटिंग। तो सबके अलग अलग फॉर्मेट है। इंस्पेक्शन किया तो उसका एक सेट फॉर्मेट, उस सेट फॉर्मेट में आपने उस के आपने रिपोर्ट किया। आपने कोई विजिट किया तो उसका एक फॉर्मेटिक, भाई आपने ये देखा, इस तरह से था, ऐसे था, यहाँ पर ये चीज थी, यहाँ पर ये चीज थी, इस तरह से। कोई एक्सीडेंट है उसको आपने रिपोर्ट किया है तो उसकी रिपोर्टिंग आप कैसे करते हैं, तो वो यहाँ पर आपको करना होता है। रिपोर्ट हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग इवेंट्स of importance that occur in our day-to-day life. A report of an event includes one ideas, opinion, and impression about the event. It is a systematic and well-organized presentation of facts and finding of an event that has already taken place somewhere. Clear? Reports are used as a form of written assessment to find out what you have learned from your reading, research, or experience, and to give you experience of an important skill that is widely used in workplace. तो क्लियर, ये बिल्कुल एक रिटन असेसमेंट है जो आपको हेल्पफुल रहता है
कि आप क्या आपकी इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं, क्या आइडियाज हैं, क्या आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपने किए और जो आप आगे करने वाले। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है रिपोर्ट राइटिंग के? टू डेवलप राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए भी हमें रिपोर्ट लिखनी चाहिए। टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, जो अपनी इंफॉर्मेशन हैं उनको एक सेट पैटर्न में ऑर्गेनाइज करने के लिए, सेट लाइन में अलाइन करने के लिए भी हमें रिपोर्ट को लिखनी चाहिए। टू प्रेजेंट डेटा इफेक्टिवली, अपने जो डेटा है उनको इफेक्टिवली प्रेजेंट करने के लिए भी हमें रिपोर्ट को राइट करना चाहिए। टू गेट एक्सपोजर टू जर्नलिज्म और मीडिया, मीडिया में जर्नलिज्म में अपने जो एक्सपोजर है उसको बताने के लिए भी हमें रिपोर्ट को सर राइट सर करना। सर उससे भी इम्पोर्टेंट ये है सर कि कोई चीज जो प्रॉब्लम है उसको मतलब हम एक्सपोज कर रहे हैं, इसलिए रिपोर्ट राइटिंग करेंगे ना। हाँ हाँ, वही तो, टू एक्सपोज जो आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको बताने के लिए भी, उसको नोट डाउन करने के लिए भी आप उसको रिपोर्ट को लिखेंगे कि ये इसमें प्रॉब्लम्स इसमें आई है। ठीक है सर। टू राइट ए रिपोर्ट फॉर ए प्रोजेक्ट वर्क Yes, sir. और फॉर एन असाइनमेंट, आपको जो प्रोजेक्ट वर्क है उस में भी रिपोर्ट करने के लिए भी आपको रिपोर्ट राइटिंग करना। टू एनहेंस वोकेबुलरी, अपनी जो वोकेबुलरी है उसको एनहेंस करने के लिए भी हमें रिपोर्ट राइटिंग करनी चाहिए। एंड टू अंडरस्टैंड एंड एप्रिसिएट द डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको एप्रिसिएट करने के लिए भी रिपोर्ट राइटिंग की जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या गुण होने चाहिए इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग के या इफेक्टिव रिपोर्ट के, इट शुड बी क्लियर हो, रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर हो, कंसाइज हो एंड डायरेक्ट, कवर कंप्लीट थॉट्स, यानी कि जितने भी थॉट्स हैं उनको वो कवर करे, ऑब्जर्वेशंस फाइंडिंग्स हैं उन सबको वो बहुत ही प्रॉपर वे में वो कवर करे। attention giving the to details such as grammar, spelling, इन सब पर वो बिल्कुल प्रॉपर अटेंशन दिया जाए ताकि जो लैंग्वेज वाला पार्ट है, जो स्पेलिंग वाला पार्ट है, जो वोकेबुलरी वाला पार्ट है, उसमें कहीं कोई मिस्टेक ना आए। एंड क्लियर फ्लो ऑफ थॉट्स, यानी कि जो हमारे थॉट्स हैं उनमें भी एक क्लियर कट फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक थॉट हमने यहाँ पर लिख दिया, फिर हम दूसरा थॉट ले आए, फिर तीसरा थॉट ले आए, फिर चौथा ले आए और इनमें कहीं कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। हमारा जो जितने भी थॉट्स हैं वो इंटरकनेक्ट होने चाहिए। तो हमारे सारे थॉट्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए भी हमें रिपोर्ट राइटिंग करनी है और वो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए रिपोर्ट का कि सारे थॉट्स इंटरकनेक्टेड हों। ऐसा नहीं कि सब थॉट बिल्कुल अलग अलग बात कह रहे हो, ये थॉट अलग बात कह रहा है, दूसरा थॉट अलग बात कह रहा है, तीसरा अलग कह रहा है, सारा सेम इंटरलिंक्ड होना चाहिए। देन रिपोर्ट्स, किस तरह की रिपोर्ट्स हो सकती हैं? विजिट रिपोर्ट भी हो सकती है, किसी विजिट की, कोई इवेंट रिपोर्ट भी है, टेक्निकल रिपोर्ट भी है, साइंटिफिक रिपोर्ट भी है, रिसर्च रिपोर्ट भी और लेबोरेटरी रिपोर्ट भी हो सकती है। तो इन पर डिटेल अपने को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। अगर हम कोई विजिट कर रहे हैं तो उसके बारे में अगर हम कोई रिपोर्ट कर रहे हैं तो विजिट रिपोर्ट होगी। कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उस इवेंट को हम के बारे में हम पूरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो वो इवेंट रिपोर्ट होगी। कोई टेक्निकल पार्ट है उसके बारे में अगर हमें रिपोर्टिंग करनी है तो टेक्निकल रिपोर्ट है। कोई साइंटिफिक वर्क है उसके बारे में अगर कोई कर रहे हैं तो साइंटिफिक है। कोई रिसर्च रिपोर्ट है, कोई रिसर्च आउटकम्स हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं तो रिसर्च की। तो मैं सीधा अपने जो फॉर्मेट वाला पार्ट है, रिसर्च वाला पार्ट है, मैं उस पर आता हूँ, रिसर्च रिपोर्ट वाले में। तो जो हमें यहाँ पर करनी होती है, इसमें हमें टाइटल देना होगा अपने सिनॉप्सिस का, अपने रिपोर्ट का, कंटेंट है, एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड है, फिर रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में, रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन कौन सी आपने काम में ली, प्रोसीजर क्या काम में लिए, फाइंडिंग्स आपको बतानी पड़ेगी अलोंग विद डेटा, अलोंग विद सपोर्टिंग डेटा आपको यहाँ पर बताने पड़ेंगे कि ये फाइंडिंग्स रही और इन डेटा के बेसिस पे हम ये कह रहे हैं कि ये हमारी
फाइंडिंग्स रही, डिस्कशंस एंड इंटरप्रिटेशंस आपको यहाँ पर ड्रॉ करने पड़ेंगे, देन कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस आपको यहाँ बताने पड़ेंगे, और रेफरेंसेस आपको यहाँ पर कोट करने पड़ेंगे। इसके लिए भी एक फॉर्मेट कोटा यूनिवर्सिटी का सेट किया हुआ है, फॉर्मेट 11-9 है, और इस 9 फॉर्मेट में ये आपको सारा दिया हुआ है। तो इसमें जब आप आपकी रिपोर्ट को सबमिट कर रहे हो तो सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, यहाँ पर हाफ ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये रिसर्च रिपोर्ट आपको सबमिट करेगी। तो यहाँ पर आपको नंबर लिखने पड़ेंगे, सबमिशन ऑफ नंबर 1 हाफ ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, इस तरह से आपको हाफ ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट यहाँ पर बनानी है, प्रिपेयर करनी है, और वो ये इस फॉर्मेट को आपको काम में लेना है। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसर्च स्कॉलर, उसका आपको मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एट रिसर्च सेंटर यहाँ पर आपको लिखनी है। आपका पीएचडी रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा तो आपका पीएचडी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और डेट लिखनी है, और नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है, नेम ऑफ सर इट सब्जेक्ट मीन्स लिखना है, हमें सॉरी। टाइम टू टाइम जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद हमें रिपोर्ट देना है हमारे वर्क का, कि नहीं, कितना आपका प्रोग्रेस। जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपके गाइड के उसमें आपको डायरेक्शन में काम करना है। जब आपका हाँ जी 6 मंथ हो चुका होगा सर। तो आपको एक रिपोर्ट सबमिट करनी, फिर 1 ईयर हो गया होगा तो एक रिपोर्ट आपको सबमिट करनी, प्रोग्रेस रिपोर्ट की आपने हाँ जी आपकी फील्ड पर आपकी सिनॉप्सिस जो सबमिट की थी उस पर कितना काम कर लिया। फिर ठीक है 1 सर, एंड वो हाफ कोई भी ईयर पर पार्ट हो आपको, सकता है। बिल्कुल हाँ वो आपको मतलब हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट, रिव्यू या कोई, हाँ जी ठीक है सर। फिर आपको राइट सब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर आपको फैकल्टी का नाम लिखना। फैकल्टी मींस आपको फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में काम कर रहे हैं, फैकल्टी ऑफ साइंस में कर रहे हैं, सोशल साइंस में कर रहे हैं, कॉमर्स, यहाँ पर आपको नाम लिखना है। देन नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ योर सुपरवाइजर, देन रिसर्च सेंटर का नाम है, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम है, और रिसर्च टाइटल आपका क्या था उसका नाम। देन स्कॉलरशिप फेलोशिप अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में देना है। देन रिसर्च स्कॉलर एम्प्लॉयड है या नहीं है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। द नंबर ऑफ वर्किंग डेज रिपोर्टेड टू द सुपरवाइजर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिस प्रोग्रेस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, उसमें आपने कितने दिन आपने काम किया है, उस वर्किंग डेज को भी आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। तो डिटेल रिसर्च वर्क carried out during the प्रोग्रेस पीरियड ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट, यहाँ पर आपको डिटेल यहाँ पर बताना है। तो वो 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज, 20 पेज, कुछ भी आपका हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर वर्क। देन एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिसर्च, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जो मेरा बचा हुआ काम है उसमें मेरे को अभी 6 मंथ लगेंगे, 1 ईयर लगेगा, 2 ईयर लगेगा, 2.5 ईयर लगेगा, या 1 मंथ लगेगा, अगर लास्ट वाली आप प्रोग्रेस रिपोर्ट आप सबमिट कर रहे हैं तो। देन डिटेल ऑफ रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन, ये भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि अभी तक जो मैंने काम किया है उसमें इतना वर्क मैंने पब्लिश कर लिया है, यहाँ मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लिया है, यहाँ मैंने सेमिनार अटेंड कर लिया है, ये मैं मेरा मैन्युस्क्रिप्ट तैयार हो गया है पब्लिकेशन के लिए, ये मैंने इस जर्नल में इस उसमें बुक में सबमिट कर दिया है फॉर पब्लिकेशन। तो ये चीजें भी आपको यहाँ पर बतानी होंगी। देन डिटेल ऑफ पार्टिसिपेशन बाय रिसर्च स्कॉलर इन एक्सटेंशन लेक्चर, सेमिनार, पीएचडी वाइवास ऑर्गेनाइज्ड बाय इंस्टीट्यूट, कॉलेज, डिपार्टमेंट, ये आपको यहाँ पर बताना है। देन आपको आप साइन करने हैं, आपको सुपरवाइजर को सबमिट करना है, सुपरवाइजर हेड को या प्रिंसिपल को या डायरेक्टर को सबमिट करेगा और वो फॉरवर्ड करेगा डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च को। तो ये एक मेथोडोलॉजी रहेगी आपको हाफ ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करने की टू द यूनिवर्सिटी। इतना पार्ट आपको करना। इसमें अब आप कोई डाउट है, कोई बात है तो बताइए।
सर जैसे बीच बीच में आपने कहा कि आप कहीं पेपर पब्लिश कर रहे हैं या कोई कॉन्फ्रेंस सेमिनार में है ना अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो इट कैन बी लाइक अपार्ट देन आवर टॉपिक, जो रिसर्च का हमारा टॉपिक है उससे हटके भी कुछ हम उसमें इंक्लूड करेंगे ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वो भी मेंशन कर सकते हैं ना कि भाई हाँ हम कर ये सकते हैं कि हमने इस टॉपिक पे भी पब्लिकेशन किया है, इस टॉपिक पे भी हमने कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है, और हम हाँ इस एरिया में भी काम कर रहे हैं। तो ठीक वो है तो सर। आपका एक सिनॉप्सिस से हट करके ना पार्ट हो गया, आप उसको हाईलाइट कर भी सकते हैं और उसको नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ना भी करें तो भी, और करें तो भी एक भाई मैं इस रिसर्च एरिया के साथ साथ जो मैंने सिनॉप्सिस में बताया है, इसके साथ Yes, साथ sir. इस फील्ड में भी और काम कर। जी सर, थैंक यू सर। और कोई? सर जैसे आपने बताया कि थीसिस ना 20 पेज से लेके 500 पेज की होती है, वैसे ही सिनॉप्सिस जो होती है वो भी 30 to 40 पेज में ज्यादा है ना, हाँ सही है ना? हो सकती है, 30 to 40 पेजेस में जा सकता है, 50 पेजेस भी जा सकता है, 20 अच्छा से 50 पेजेस के बीच में कहीं भी आप रख सकते हैं। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। सर सर बट इतना डिफरेंस क्यों होता है? हमारा सिनॉप्सिस तो 30 पेज में ही खत्म हो जाता है, और रिसर्च मैंने देखा लाइब्रेरी में इतने मोटे मोटे पोथे होते हैं, वो हाँ इतना तो वो देखो डिपेंड करता है आप उसको कितना कंसाइजली लिख रहे हैं, कितना इलोबरेटेड वे में लिख रहे हैं, या उसमें आपने फॉन्ट साइज बढ़ा करके लिखी है, या स्पेसिंग आपने 1.1 का ले रखा है, या 1.15 का ले रखा है, या 1.5 का ले रखा है। तो पेपर सेटिंग ये पे ना भी, कि कम। मार्जिन पे भी डिपेंड है, और हाँ आपके मैटर पे भी डिपेंड है, दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर जो ये सिनॉप्सिस जमा होगा एसआरसी डीआरसी के सामने, तो पावर पॉइंट पे भी प्रेजेंटेशन देना होगा और हार्ड कॉपी के रूप में भी जमा करवानी होगी? बिल्कुल, हार्ड कॉपी में तो आपको जमा करानी ही करानी है, और प्रेजेंटेशन भी देना पड़ेगा तो सिनॉप्सिस का? प्रेजेंटेशन बिल्कुल देना पड़ेगा, और जी हार्ड सर। कॉपी में फिर प्रेजेंटेशन की जो रिकमेंडेशंस रहेंगी, उन रिकमेंडेशंस को उसमें इनकॉर्पोरेट करते हुए हार्ड कॉपी में जमा कराना पड़ेगा। जी सर, थैंक यू। और कोई? लीव करूं? सर आई हैव अ क्वेश्चन सर, डेटा हाँ। कलेक्शन के कितना समय देना चाहिए, मतलब कितना समय हम दे सकते हैं डेटा कलेक्शन में जी? ये तो आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आप 6 मंथ दे पा रहे हैं, देंगे कि 1 ईयर देंगे, क्योंकि उसके बाद में आप उन डेटा को आपको एनालाइज भी करना है, फिर उनको वापस जाके एक बार वैलिडेट भी करना पड़ेगा अगर आपने कहीं से कलेक्ट किया है तो, क्योंकि हो सकता है कि आप जब एनालाइज कर रहे हो तब आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आए, और प्रॉब्लम आए तो उस फील्ड में आपको वापस जाना पड़े। जी सर। तो सर हम 1 ईयर से भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर सर सीजनल डेटा है तो फिर हमको थोड़ा लंबा टाइम तक उसको बिल्कुल, सीजनल डेटा है तो फिर आपको 1 ईयर या इवन 2 ईयर भी लेंगे, कि भाई आपको एक साइकिल को कंप्लीट करना पड़ेगा ना, सेम डेट चीजों को उनको वैलिडेट करने के लिए कि हाँ उस सीजन में मार्च में भी यही था, अगले मार्च में भी यही है, नेक्स्ट मार्च में भी यही। ओके सर, थैंक यू। हेलो। हाँ जी सर नमस्ते। नमस्ते। मैं कह रहा था सर, ये लिटरेचर में जो सिनॉप्सिस बनाएंगे उसमें उसका कितने पृष्ठों की आदर्श होती है लिटरेचर में? ऐसा कहीं कोई बिल्कुल हार्ड वो नहीं है, लिमिटेड जी कि जी। इतने ही पेजेस रहे। आपके आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो इंट्रोडक्शन है, वो जी इंट्रोडक्शन कितने में कंप्लीट हो रहा है, और आप उसको कितना कंसाइजली, प्रिसाइजली, ब्रीफ आप उसको कितना कर पा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। यानी जी वो सर। सामने वाले के सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वो समझ में भी आ जाए, और ज्यादा बड़ा भी ना हो।
जी सर। सर हम्म सर ये सिनॉप्सिस प्रिपरेशन के लिए सॉफ्टवेयर है क्या, मैन्युअली हमको पूरा प्रिपेयर लिखना पड़ेगा मतलब? नहीं, मैनुअली लिखना पड़ेगा। जो अपने पॉइंट्स है ना, जो अपने उसमें फॉर्मेट में दिए हुए हैं, और जो आपकी गाइड उसमें बता रहे हैं, उनको काम में लेते हुए आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा। ऐसा है नहीं कि भाई आपने कोई मैटर कलेक्ट किया और उस फॉर्मेट उसमें टूल में या उस सॉफ्टवेयर में आप डाल दें, वो ऑटोमेटिक लिख के आ जाए। ओके सर, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, इसको वर्ड में लिखना है या लेटेक्स में भी लिख सकते हैं सिनॉप्सिस को? लेटेक्स में भी लिख सकते हैं, है ना। वो आप जो रिसर्च सेक्शन है ना, उससे पूछते हुए लेटेक्स में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। और कोई डाउट? सर मैं योगेश कुमार शर्मा। हम्म नमस्कार सर। हम्म सर ये जो लेसन था वो बहुत अच्छा था, आपकी भाषा बहुत सरल थी सर इसमें, और जी। इसके लिए धन्यवाद भी। और मुझे याद आ गई 90 के दशक में शमी नारंग जो दूरदर्शन में समाचार सुनाया करते थे, वो उनकी आवाज की तरह आपकी आवाज लग रही है, बहुत अच्छी आवाज लग रही है, यद्यपि आपकी तबीयत खराब ही है। हाँ, नहीं, मेरे खांसी हुई पड़ी है, इस वजह से हमें मैं। तो बहुत अच्छी आवाज लगी सर। आप थैंक कभी यू। सुनना शमी नारंग को। अच्छा, मैं जरूर सुनूंगा, है ना। जी धन्यवाद सर। और कोई सबमिशन? एक और यस सर, एक और क्वेश्चन सर, आपके अकॉर्डिंग जैसे सिनॉप्सिस जब लिखेंगे तो चैप्टर वाइज या फिर जब थीसिस लिखेंगे तो वहां पे हम रेफरेंस कैसे दें? वो फुटनोट की तरह नीचे रेफरेंस, आपको कौन सा बेस्ट लगता है, मतलब हमें कैसे देना चाहिए, या फिर वही लास्ट में जैसे सब लिख? अपने को हर चैप्टर के लास्ट में देना चाहिए रेफरेंस। बहुत से थीसिस मैंने ये भी देखी कि सारे जो रेफरेंसेज हैं वो बिल्कुल लास्ट में रखते हैं थीसिस के। हाँ, वो जब कॉमन। best हाँ, है कि एक चैप्टर है तो उसके लास्ट में उसके रेफरेंस, दूसरा चैप्टर है उसके लास्ट में उसके रेफरेंस, तीसरा चैप्टर तीसरे के लास्ट में उसके रेफरेंस लिख दें, ताकि जो एग्जामिनर है उसको सर्च करने में, उसको देखने में थोड़ा इजी रहता है। ये हम लोग फाइनल हमारे थीसिस में भी ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल, थीसिस की कह रहा हूं मैं, चैप्टर है वाइज सर। रेफरेंसेस रहने चाहिए। थैंक यू सर। ठीक है, मैं लीव करूं? ओके सर, कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर।